नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। ये कहानी आपके मनोरंजन और सीख के लिए तैयार की गई है, जिसे हमने बेहद आसान और प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी के मूल अधिकार इसके असली लेखक के पास है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शानदार सफर। जियांगशू जेनिथ टाउन में है। लू तियान जुन तियानयुन ये सुनकर हैरान रह गया। शी जेन एआई ने पुष्टि की कि जियांगशू वहां से भागकर सर्वाइवर्स गार्डन पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। लू तियान ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसे स्टील फोर्ट्रेस को जीतने में इतनी मेहनत करनी पड़ी, जबकि जियांगशू को बिना कुछ किए इतना बड़ा शहर मिल रहा है। शी जेन ने एक और बड़ी खबर दी, मास्टर, हेवनली सेंचुरी सिटी और स्टील फोर्ट्रेस के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। मिंगयू और एशले की सूझबूझ से हमारी सेना अब पूरी तरह आत्मनिर्भर है और हम जल्द ही स्टील फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लेंगे। लू तियान ये सुनकर गदगद हो गया। शी जेन, इंटरनेट की नई स्वामिनी। तभी शी जेन ने एक अजीब अनुरोध किया, मास्टर, मैं इस दुनिया पृथ्वी में भी आपकी निजी एआई सहायक बनना चाहती हूँ। कृपया मुझे अपने संचार उपकरण फोन में लोड करने की अनुमति दें। लू तियान थोड़ा हिचकिचाया, तुम स्काईनेट बनकर मानवता को नष्ट तो नहीं कर दोगी ना? शी जेन ने मक्खन लगाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। आप मेरे सबसे हैंडसम और सर्वशक्तिमान मास्टर जो हैं। जैसे ही लू तियान ने अनुमति दी, शी जेन ने खुद को इंटरनेट के ओपन सोर्स नेटवर्क के साथ जोड़ लिया। लू तियान को डर लगा कि कहीं पूरी दुनिया का इंटरनेट स्कैन करने के बाद शी जेन का दिमाग न फिर जाए, पर उसे पता था कि शी जेन की कंप्यूटिंग शक्ति के साथ अब इस दुनिया का कोई भी कंप्यूटर सुरक्षित नहीं रहेगा। एक रंगीन सुबह और रूहानी सुकून। रात में लू शियानवेई ने अपनी मादक अदाओं से लू तियान की थकान मिटाई। सुबह जब लू तियान केवल नाइट रोब पहनकर बालकनी पर आया तो उसकी मुलाकात किंग यंग से हुई। किंग यंग की नींद तब उड़ गई जब उसने लू तियान के रोब के नीचे से झांकते उसके विशाल हथियार मॉर्निंग वुड को देखा। वह शर्म से लाल होकर किचन की ओर भाग खड़ी हुई। किचन में किंग यंग का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने रात में लू तियान और शियानवेई की भीषण जंग की आवाज़ें सुनी थीं। वह सोच रही थी कि इस आदमी के पास इतनी ऊर्जा और इतना विशाल शरीर कैसे हो सकता है। रूई कॉर्पोरेशन और गुप्त हथियार। नाश्ते की मेज पर लुओ बिंगयू ने एक गंभीर सुराग दिया। वह अवैध हथियारों वाला जहाज रूई कॉर्पोरेशन का था। लू तियान की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यकीन था कि इसके पीछे सन खानदान का हाथ है। बिंगयू, उन पर नजर रखो। और किंग यंग, तुम आज स्काई फायर ग्रुप की प्रतिनिधि बनकर भाषण दोगी। किंग यंग घबरा गई, पर लू तियान ने उसे भरोसा दिलाया। किंग यंग ने यह भी बताया कि कोई रहस्यमयी व्यक्ति, शायद बड़ी बहन रोंगहुआ, रूई कॉर्पोरेशन के शेयरों को तेजी से खरीद कर उन्हें बर्बाद कर रहा है। लू तियान मुस्कुराया, शानदार। हां जी, से कहो कि अब रूई कॉर्पोरेशन को कुचलने का समय आ गया है। अज्योर विंड सिटी वापसी। दक्षिण द्वीप पर स्थिति को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लू तियान और लू शियानवेई वापस शिया राष्ट्र शिया नेशन लौट आए। लुओ बिंगयू और किंग यंग अपने कामों के लिए वहीं रुक गईं। लू तियान ने जिन मुलिन को किंग यंग की बॉडीगार्ड के रूप में तैनात कर दिया ताकि वह काम सीख सके। घर पहुंचते ही लू तियान को ली यूलिंग और मू यूनयुन का कॉल आया। कुछ नया और बड़ा होने वाला था। लू तियान जुन तियानयुन ने ली यूलिंग और मू यूनयुन के साथ शॉपिंग पर जाने का वादा निभाया। सेंट्रल सिटी टॉवर में यूथ फेस्टिवल और नेशनल चैम्बर्स ऑफ मेडिसिन एंड साइंस (NCMS) की 75वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन हो रहा था। लू तियान दो खूबसूरत लड़कियों के साथ शॉपिंग का आनंद ले रहा था, जिससे आसपास के पुरुष ईर्ष्या से जल रहे थे। अचानक लू तियान की आइज ऑफ फॉर्चून खतरे के संकेत देने लगीं। पूरा टॉवर लाल रोशनी से चमक उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने यूलिंग और यूनयुन को खींचकर कोने में धकेला। धमाका, धमाका, धमाका। 3 शक्तिशाली विस्फोटों ने इमारत को हिला दिया। 30वीं मंजिल के नीचे आग और धुएं का गुबार छा गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लू तियान ने महसूस किया कि यह कोई साधारण हमला नहीं है। खतरनाक हरी गैस और एनर्जी स्कैटरिंग। आसमान में अचानक कई ड्रोन उड़ने लगे, जिन्होंने फर्श पर चांदी की धातु की गेंदें गिराईं। उन गेंदों से फीके हरे रंग की गैस निकलने लगी। लू तियान ने तुरंत अपने गॉड स्पेस से प्लेनेट गया वाले हाईटेक गैस मास्क निकाले और दोनों लड़कियों को पहना दिए। गॉड स्पेस में गैस का विश्लेषण करने पर लू तियान के होश उड़ गए। ये गैस इंसानों को मारती नहीं थी, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट्स की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी को पूरी तरह सोख लेती थी। ये प्राचीन डेमोनिक सेक्ट के एनर्जी स्कैटरिंग पावर जैसा ही घातक हथियार था। दुश्मन का जाल, बाहर निकलना मना है। ड्रोन पर लगे माइक्रोफोन से एक ठंडी और क्रूर आवाज गूंजी। 30वीं मंजिल के ऊपर वाले सभी लोग ध्यान दें। भागने की कोशिश न करें। लिफ्ट और एग्जिट गेट्स पर बम लगा दिए गए हैं। पुलिस नहीं आएगी और सिग्नल जाम कर दिए गए हैं। चुपचाप वहीं रहें जहां आप हैं। यूलिंग और यूनयुन घबरा गईं क्योंकि उनके पिता और दादा, मू यूनयुन के पिता और ली यूलिंग के दादा, 45वीं मंजिल पर कॉन्फ्रेंस में थे। लू तियान ने उन्हें ढांढस बंधाया, डरो मत, मैं उन्हें बचाकर लाऊंगा। तुम लोग यहीं छिपो और मास्क मत उतारना। लू तियान बनाम किलर ड्रोन्स। जैसे ही लू तियान सीढ़ियों की ओर बढ़ा, ड्रोन्स ने उस पर हमला कर दिया। ये साधारण ड्रोन नहीं थे, बल्कि आर्मर पियर्सिंग गोलियां दाग रहे थे। लू तियान को एहसास हुआ कि ड्रोन्स विशेष रूप से उसे निशाना बना रहे थे। क्या इन्हें पता चल गया है कि मुझ पर हरी गैस का असर नहीं हो रहा? लू तियान ने सोचा। उसने अपने गॉड स्पेस से रीपर राइफल निकाली और ड्रोन्स को हवा में ही उड़ाना शुरू कर दिया। टॉवर अब एक खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल चुका था। लू तियान के मन में एक ही सवाल था, अज्योर विंड सिटी में इतनी बड़ी साजिश रचने का साहस किसने किया? क्या ये सन खानदान का अंतिम प्रहार था या कोई नया खिलाड़ी मैदान में आया था?
45वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में उत्सव का माहौल तब मातम में बदल गया जब भीषण धमाकों की आवाज़ गूंजी। लीमिन और मू शुई जैसे दिग्गज अभी अपनी उपलब्धियों पर चर्चा कर ही रहे थे कि सुरक्षा गार्डों की लाशें गिरनी शुरू हो गईं। अचानक हॉल में मेटल की गेंदें गिरी और हरी गैस फैल गई। लीमिन ने चिल्लाकर सबको नाक ढकने को कहा, लेकिन गैस का असर शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। मार्शल आर्टिस्ट्स की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी पल भर में गायब हो गई। तभी काले सैन्य कवच, ब्लैक मिलिट्री आर्मर पहने आतंकवादियों का एक दस्ता अंदर दाखिल हुआ। उनके उन्नत हथियारों और बुलेट प्रूफ कवच के सामने सुरक्षा गार्डों की गोलियां मोम की बूंदों की तरह बेअसर साबित हुईं। रेन शियान, एक मुर्दा आदमी का संदेश। आतंकवादियों का नेता रेन शियान मंच पर पहुंचा और माइक्रोफोन संभालते हुए कैमरे की ओर देखा। मेरा नाम रेन शियान है। मैं एक मरा हुआ आदमी हूं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो मैं करने वाला हूं उसे पूरी दुनिया याद रखेगी। उसने घोषणा की कि 30वीं से 50वीं मंजिल तक थर्मोप्लाज्मा बम लगाए गए हैं जो पूरी मंजिल को राख में बदल सकते हैं। उसने पूरे देश को लाइव चुनौती दी कि जब तक सरकार उसकी मांगें पूरी नहीं करती कोई भी वीआईपी सुरक्षित नहीं है। लू तियान का रीपर एक्शन। दूसरी ओर लू तियान का सामना दो बख्तरबंद आतंकवादियों से हुआ जो बंधकों को ले जा रहे थे। जब उन्होंने लू तियान पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाईं तो उसे एहसास हुआ कि ये गोलियां विशेष रूप से मार्शल आर्टिस्ट्स के शरीर को भेदने के लिए बनाई गई हैं। साले, ये तो सामान्य गोलियां नहीं हैं। लू तियान ने खंभे के पीछे छिपते हुए गाली दी। उसने महसूस किया कि आतंकवादी आपस में अंग्रेजी में बात कर रहे थे और उसे पहले ही ड्रोन्स के जरिए टारगेट मार्क किया जा चुका था। लू तियान ने अपने गॉड स्पेस से रीपर राइफल निकाली और उन पर गोलियां बरसा दीं। आतंकवादी घायल तो हुए, लेकिन उनके नैनो फाइबर कवच ने काफी प्रहार झेल लिया। लू तियान ने बिना देर किए अपनी तलवार डार्क नेबुला निकाली और बिजली की गति से उनके दिलों को चीर दिया। कवच इस बार कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। शी जेन की डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। लू तियान ने मरे हुए आतंकवादियों के हेलमेट उतारे जिनमें इनबिल्ट स्क्रीन और संचार प्रणाली थी। उसने अपना कंगन यूनिवर्सल अडेप्टर उससे जोड़ा और शी जेन को याद किया। शी जेन, क्या तुम इस नेटवर्क को हैक कर सकती हो? मास्टर, मुझे 5 मिनट दें। मैं सैटेलाइट सिग्नल के जरिए अंदर घुस रही हूँ। 5 मिनट बाद शी जेन की आवाज़ गूंजी, मैं अंदर हूँ मास्टर। मैंने ड्रोन्स के लिए आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट्स अदृश्य क्षेत्र बना दिए हैं। अब आप उनकी बातचीत सुन सकते हैं। शी जेन ने लू तियान का संदेश चाय निंगजू काई निंगजू तक भी पहुंचा दिया कि वह टॉवर के भीतर सुरक्षित है और ऑपरेशन शुरू कर चुका है। बाहर खड़ी पुलिस और सेना के बीच चाई निंगजू के चेहरे के हाव भाव बदल गए। सेंट्रल टॉवर के बाहर पुलिस और सेना के बीच अफरा तफरी मची थी। चीफ मा को तब बड़ा झटका लगा जब इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने खुलासा किया कि ये आतंकवादी साधारण अपराधी नहीं बल्कि पश्चिमी सुपरह्यूमन्स हैं। उनके पास मौजूद तकनीक देश की सबसे गुप्त लैब से भी उन्नत थी। तभी चाई निंगजू वहां पहुंची और उसने अपने बड़े भाई चाई युलेई हिडन ड्रैगन स्क्वाड के कमांडर को चौंकाने वाली खबर दी। लू तियान टॉवर के भीतर है और वह लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाई युलेई ने मजाक में उसे जीजा जी कहा, पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसने एक कोवर्ट मिशन, गुप्त मिशन शुरू करने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह खुद हिडन ड्रैगन स्क्वाड के साथ अंदर जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा होने वाला जीजा कितना मजबूत है। बी रैंक सुपरह्यूमन्स और शाओ युए का भ्रम। 40वीं मंजिल पर लू तियान का सामना 3 खतरनाक लोगों से हुआ। अपनी आइज ऑफ फॉर्चून से उसने उनकी स्थिति स्टेटस देखी। जोसेफ, बी रैंक सुपरह्यूमन ताकत 2500 कौशल बेरसेका आयरन स्किन। एलेक्स, सी रैंक सुपरह्यूमन ताकत 2300 कौशल तीव्र गति। शिकुंग, उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर कौशल जहरीला नागपाम। लू तियान दंग रह गया। ये सुपरह्यूमन्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे प्लेनेट गया के एबिलिटी यूजर्स। बंधकों को बचाने के लिए उसने सीधे हमले के बजाय शाओ युए उसकी पालतू 9 पूंछ वाली लोमड़ी को बुलाया। शाओ युए एक छोटे से सफ़ेद प्यारे कुत्ते पॉमरेनियन का रूप धरकर आतंकवादियों के पास गई। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया उसने अपना भ्रम इल्यूजन फैला दिया। तीनों आतंकवादी एक काल्पनिक दुनिया में खो गए। खून की होली और ड्रैगन की ताकत। लू तियान ने पलक झपकते ही शिकून का सिर कलम कर दिया। जैसे ही अलार्म बजा भ्रम टूट गया। एलेक्स और जोसेफ ने अपने हेलमेट उतारे और लू तियान को एस लेवल थ्रेट घोषित किया। जोसेफ बेरसेकर ने गरजते हुए लू तियान पर हमला किया। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और उसकी ताकत हजारों गुना बढ़ गई थी। लू तियान ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की और उसके मुके को अपने हाथों से रोक लिया। धमाके से फर्श पर दरारें पड़ गईं। देखते हैं तुम्हारे बेरसेका मोड में कितना दम है। लू तियान का ड्रैगन ब्लड उबलने लगा और उसकी बाहों पर काले ड्रैगन स्केल्स उभर आए। उसने जोसेफ की छाती पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा जिससे वह किसी खिलौने की तरह पीछे जा गिरा। एलेक्स अपनी तीव्र गति से परछाई की तरह लू तियान पर टूट पड़ा, पर लू तियान के ड्रैगन सबडिंग ट्रिग्राम के सामने उसकी हर चाल विफल रही। टॉवर की 40वीं मंजिल अब अलौकिक शक्तियों के महायुद्ध में बदल चुकी थी। 40वीं मंजिल पर हवा चीखती हुई गुजरी जब लू तियान जुन तियानयुन ने अपनी तलवार डार्क नेबुला से जोसेफ पर प्रहार किया। जोसेफ ने अपने गदानुमा हथियार मशेटी से उसे रोका, पर लू तियान की फुर्ती के आगे वह बेबस था। इसी बीच एलेक्स ने अपनी हाइपर चपलता का इस्तेमाल कर लू तियान पर पीछे से अपनी जादुई पिस्तौल ब्लैक पिस्टल से हमला किया। लू तियान ने स्वॉर्ड बैरियर बनाकर गोलियों को रोका। उसे महसूस हुआ कि ये गोलियां एक लो स्टेज मार्शल ग्रैंडमास्टर को भी मारने की शक्ति रखती थीं।
जोसेफ ने अपने बेरसेकर मोड में लूतियान पर फिर से हमला किया, पर लूतियान ने अपनी डार्क लाइटनिंग तकनीक का उपयोग किया। बिजली की कड़क के साथ उसकी तलवार जोसेफ के दिल के पार निकल गई। एलेक्स ने घबराकर लूतियान पर आखिरी गोली चलानी चाही, पर लूतियान ने चाओटिक फ्लावर की दिव्य सुरक्षा ढाल येलो बैरियर सक्रिय कर दी। गोलियां बेअसर होकर गिर गईं। लूतियान ने एलेक्स के माथे में अपनी तलवार उतार दी और उसे वहीं खत्म कर दिया। शी झेन का नियंत्रण और बमों का खेल। तभी शी झेन एआई का संदेश गूंजा, मास्टर, मैंने आतंकवादियों का सिस्टम हैक कर लिया है। अब मैं इन थर्मोप्लाज्मा बमों को रिमोट से निष्क्रिय कर सकती हूँ। लूतियान ने उसे बम निष्क्रिय करने और सिग्नल जैमर को बंद करने का आदेश दिया। उसने शी झेन से यह भी कहा कि वह चाई निंगजू को सुरक्षित रास्ता बताए ताकि सेना अंदर आ सके। रेन शियान का असली चेहरा, ब्लैक हॉक स्क्वाड का अतीत। ऊपरी मंजिल पर जब रेन शियान को जोसेफ और एलेक्स की मौत की खबर मिली तो उसका चेहरा काला पड़ गया। तभी कंट्रोल रूम से ये कोंगजी का कॉल आया। रेन शियान की आवाज़ सुनकर कोंगजी कांप उठे। रेन शियान, तुम मरे नहीं हो? कोंगजी ने अविश्वास से पूछा। हाँ कोंगजी, मुझे तुम लोगों ने ग्रेटर गुड के नाम पर मरने के लिए छोड़ दिया था, रेन शियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा। वह पूर्व ब्लैक हॉक स्क्वाड एक गुप्त सैन्य टुकड़ी का सदस्य था जिसे एक मिशन के दौरान सरकार ने लावारिस छोड़ दिया था। तुम लोगों ने एक मंत्री के बेटे को बचाने के लिए मेरी और मेरी टीम की बलि चढ़ा दी थी। आज मैं उस राष्ट्र से अपना हिसाब बराबर करूंगा जिसने मुझे धोखा दिया। खूनी अल्टीमेटम। रेन शियान ने अपनी मांगें रखीं। 50 बिलियन फेडरल डॉलर तुरंत। सेना जोन 88 से हट जाए। पूर्व संस्कृति मंत्री को सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियां मानकर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। ये कोंगजी ने जब विरोध किया तो रेन शियान ने क्रूरता दिखाते हुए कैमरे के सामने एक इंजीनियर के सिर में गोली मार दी। तुम्हारे पास 1 घंटा है कोंगजी। हर घंटे के बाद मैं 1/3 बंधकों को मारना शुरू करूंगा। घड़ी टिक टिक कर रही है। कंट्रोल रूम में भारी सन्नाटा था। ये कोंगजी के चेहरे पर गहरा तनाव साफ दिख रहा था। रेन शियान के असली अतीत की फाइल जब उनके सामने आई तो सबकी रूह कांप गई। रेन शियान की पत्नी और बेटी की कुछ अज्ञात अपराधियों ने अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इसी गहरे घाव और व्यवस्था के प्रति नफरत ने उसे एक खूंखार आतंकवादी बना दिया था। कोंगजी, हमारे पास समय कम है, एल्डरयून ने कहा। सौदा करना नामुमकिन है। जोन 66 को हम नहीं छोड़ सकते। तभी चाई निंगजू ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। लूतियान ने निचले स्तरों के बम निष्क्रिय कर दिए हैं। हिडन ड्रैगन यूनिट अब अंदर घुस सकती है। रॉक्सी की चीख और लूतियान का तांडव। इधर लूतियान जुन त्यानयुन को शी झेन एआई से एक ऐसी खबर मिली जिसने उसका खून खौला दिया। मास्टर, लिन रॉक्सी यहाँ है। वह फूड कोर्ट एरिया में 2 आतंकवादियों के चंगुल में फंसी है और वे उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लूतियान एक परछाई की तरह ऊपर की ओर भागा। 43वीं मंजिल पर उसने देखा कि 2 आतंकवादी रॉक्सी को घेरे हुए थे। रॉक्सी की कमीज के बटन टूट चुके थे और वह बेबसी से रो रही थी। हरी गैस के कारण उसकी आंतरिक ऊर्जा काम नहीं कर रही थी। कहाँ है तुम्हारा वो रक्षक? आज कोई नहीं आएगा, एक आतंकवादी ने लेचिली हंसी के साथ कहा। तभी लूतियान प्रकट हुआ। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने आतंकवादियों की दृष्टि को क्षण भर के लिए भ्रमित कर दिया। लूतियान की तलवार डार्क नेबुला बिजली की तरह चमकी और एक आतंकवादी का सिर धड़ से अलग होकर फुटबॉल की तरह फर्श पर लुढ़क गया। दूसरे आतंकवादी के लिए लूतियान का गुस्सा और भी भयानक था। उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से उन्हें उखाड़ दिया। तुम्हें औरतों को छूना पसंद है ना? लूतियान ने गरजते हुए उसके सीने पर एक ऐसी लात मारी कि उसकी पसलियां टूटकर फेफड़ों में जा धंसी। स्नाइपर का हमला और ड्रैगन की सुरक्षा। रॉक्सी ने रोते हुए लूतियान को पीछे से गले लगा लिया। तुम आ गए। लूतियान ने उसे सांत्वना दी, पर तभी उसकी छठी इंद्रिय ने चेतावनी दी। धान्य। फर्श की टाइलें उड़ गईं। एक स्नाइपर ऊपर से उन पर निशाना साध रहा था। लूतियान ने रॉक्सी को अपनी पीठ पर लादा और एक बंदर की फुर्ती से कूदते हुए एक दुकान के पीछे छिप गया। स्नाइपर बहुत अनुभवी था, उसकी गोलियां दीवारों को चीर रही थीं। लूतियान ने अर्थ शील्ड पृथ्वी की ढाल सक्रिय की और रॉक्सी को एक जादुई जैद ताबीज थमाया। ये तुम्हारी रक्षा करेगा रॉक्सी, बस यहीं रुकना। चुनौती, मौत का खेल। बाहर से एक ऊंची आवाज गूंजी, कहाँ हो छोटे भाई, बाहर निकल आओ वरना मैं इन बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर दूंगा। लूतियान ने देखा कि एक आतंकवादी सिगार पीते हुए बंधकों के सिर पर बंदूक रखे खड़ा था, जबकि ऊपर कहीं उसका स्नाइपर साथी लूतियान के निकलने का इंतजार कर रहा था। यह एक सटीक जाल था। लूतियान के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान आई। उसने शाओ यूए लोमड़ी को स्नाइपर का काम तमाम करने का मानसिक संदेश भेजा और खुद बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया। लूतियान जुन त्यानयुन सीधे बाहर नहीं निकला। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने उसे स्नाइपर के ब्लाइंड स्पॉट्स अंधेरे क्षेत्र दिखाए जहां गोलियां नहीं पहुंच सकती थीं। बाहर खड़ा आतंकवादी जोन्स, जो एक विशालकाय सुपरह्यूमन था, इंतजार कर रहा था। जोन्स ने अपनी क्रूरता दिखाने के लिए एक बंधक के सिर में और 2 के सीने में गोली मार दी। बाहर आओ छोटे भाई, वरना संख्या दोगुनी हो जाएगी। लूतियान बनाम जोन्स महायुद्ध। लूतियान बिजली की फुर्ती से बाहर निकला। जोन्स ने अपनी वेपन ब्रेकर तकनीक और काली मैशेटी से हमला किया। लूतियान ने अपनी डार्क नेबुला से उसे रोका। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास के कांच के शीशे टूट गए। जोन्स की शारीरिक शक्ति लूतियान के ड्रैगन ब्लड को टक्कर दे रही थी। उसकी लाल युद्ध आभामंडल क्रिम्सन वॉर लूतियान के शरीर के भीतर घुसकर उसे अंदर से तबाह करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन लूतियान ने अपनी चाओटिक फ्लावर कला से उस ऊर्जा को सोख लिया और
अर्थ ड्रैगन फिशर प्रहार से जोन्स की छाती की हड्डियां चकनाचूर कर दी। स्नाइपर का खौफनाक अंत। जोन्स ने गिरते हुए अपने स्नाइपर साथी वुल्फ को मदद के लिए पुकारा, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। अचानक ऊपर से एक चीख सुनाई दी और एक शरीर 35वीं मंजिल से सीधे नीचे सड़क पर जा गिरा। शाओ यू एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने अपना काम पूरा कर दिया था। स्नाइपर अब महज सड़क पर पड़ा मांस का लोथड़ा था। लुतियान ने जोन्स के चेहरे पर अपना पैर रखा। तुमने कहा था न कि सबको मार दोगे, अब कोशिश करो। लुतियान ने पूरी ताकत से अपना पैर दबाया और जोन्स का सिर किसी तरबूज की तरह फट गया। रेनशियान का पागलपन, विलाप और गीत। जैसे ही लुतियान ने लिन रोक्सी को सुरक्षित किया और चाई युलेई हिडन ड्रैगन स्क्वाड के टॉवर में घुसने की खबर सुनी, तभी पूरे टॉवर के स्पीकरों पर एक आवाज़ गूंजी। ये रेनशियान था। वह किसी पागल की तरह एक उदास कविता विलाप पढ़ रहा था। रात के सन्नाटे में मैं अकेला रोता हूँ। मेरे आंसू ठंडे पत्थर पर बारिश की बूंदों जैसे हैं। मेरा अपना चला गया, अब मैं खाली समंदर हूँ। वह अपनी पत्नी और बेटी की मौत के गम में पूरी तरह होश खो चुका था। कविता खत्म होते ही उसकी आवाज़ ठंडी और घातक हो गई। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं इस टॉवर के साथ तुम्हारी पूरी बुनियाद को राख बना दूंगी। उसने 45वीं मंजिल के थर्मोप्लाज्मा बम का मास्टर स्विच दबाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। टॉवर के स्पीकरों से रेनशियान की आवाज़ गूंजी। मुझे लगा था मेरी योजना अचूक है, पर नियति फेट के आगे किसी की नहीं चलती। लुतियान जुनतियानयुन ने खतरे को भांपते हुए लिन रोक्सी को सुरक्षित नीचे जाने को कहा। उसने शाओ युए सफ़ेद लोमड़ी को इशारा किया। रोक्सी ये देखकर दंग रह गई कि एक छोटा सा जानवर इंसानों की तरह बात कर रहा है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। ऊपरी मंजिल पर एक थर्मोप्लाज्मा बम फट गया, जिससे इमारत का एक हिस्सा ढह गया और कई बेगुनाह लोग नीचे गिर गए। रेनशियान ने अल्टीमेटम दिया, अगर वह लड़का 10 मिनट में कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं आया तो मैं पूरी बिल्डिंग उड़ा दूंगा। आखिरी मुकाबला, ब्लैकआउट और हिडन ड्रैगन की एंट्री। कॉन्फ्रेंस हॉल में रेनशियान और ये कोंगजी के बीच जुबानी जंग जारी थी। रेनशियान ने अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेने की कसम खाई थी। तभी लुतियान हॉल के भीतर दाखिल हुआ। मैं आ गया हूँ, अब इन बेगुनाहों को जाने दो, लुतियान ने गरजते हुए कहा। जैसे ही आतंकवादियों ने उस पर बंदूकें तानी, लुतियान ने अपना जादू चलाया, ब्लैकआउट। पूरे हॉल में घुप पर अंधेरा छा गया। आतंकवादियों की आंखें चौंधिया गईं। इसी का फायदा उठाकर चाई युलेई और हिडन ड्रैगन स्क्वाड ने खिड़कियों और दरवाजों से हमला बोल दिया। कुछ ही सेकंड में आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और उन्हें एक विशेष नीली औषधि का इंजेक्शन दिया गया। छिपकली मानव, लिजर्ड मैन और आखिरी दांव। लुतियान ने मुशुई और एल्डरली को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन तभी एक आतंकवादी ने खुद को एक हरे रंग का इंजेक्शन लगाया और वह एक खूंखार छिपकली जैसे राक्षस में बदल गया। उसकी गति और ताकत देख सब दंग रह गए। दूसरी ओर रेनशियान ने हार नहीं मानी। उसने बमों का रिमोट दिखाते हुए कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? तुम्हारे बम अब महज खिलौने हैं। चाई युलेई ने लुतियान को जीजा जी कहते हुए थम्स अप दिया और रेनशियान की ओर बढ़ी। ग्रेट शाओलिन गोल्डन अरहतात। 3 देवियां और एक लोमड़ी, अजीब मुलाकात। नीचे की मंजिलों पर लिन रोक्सी की मुलाकात ली युलिंग और मू युनयुन से हुई। तीनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। शाओ युएक लोमड़ी ने मासूमियत से पूछा, तो मास्टर की तीनों औरतें सुरक्षित हैं क्या? युलिंग और युनयुन चिल्लाईं, ये छोटा कुत्ता बात कर रहा है। ये कुत्ता नहीं, एक जादुई लोमड़ी है, रोक्सी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। तभी शाओ युए ने असली बम फोड़ा। रोक्सी, युलिंग और युनयुन, क्या तुम तीनों लुतियान की औरतें नहीं हो? तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा। माहौल में अचानक एक अजीब सी शांति और तनाव छा गया। सबके चेहरे पर सदमे और शर्म के मिले जुले भाव थे। लुतियान का राज अब उसके सबसे करीबी लोगों के सामने था। लुतियान जुनतियानयुन ने चाई युलेई को रेनशियान पर टूटते देखा। युलेई के मुंह के सुनहरी आभा गोल्डन आहट आर्ट से चमक रहे थे, जो एकलो स्टेज मार्शल ग्रैंड मास्टर को भी धूल चटाने के लिए काफ़ी थे। लेकिन रेनशियान ने ट्रू ताइची हॉक पैरी का इस्तेमाल कर उन प्रहारों को मोम की तरह मोड़ दिया। जैसे ही युलेई का एक मुक्का रेनशियान की छाती पर लगा, रेनशियान ने हार मानने के बजाय हंसते हुए एक काली औषधि ब्लैक इंजेक्शन अपने शरीर में लगा ली। तुमने मुझे मजबूर किया है बच्चे। रेनशियान की चीख के साथ उसका शरीर फटने लगा। उसके चेहरे पर काले बाल उगाए और वह एक खूंखार वेवुल्फ जैसे राक्षस में बदल गया। राक्षसी रूप और लुतियान का हस्तक्षेप। वेवुल्फ बने रेनशियान की गति और शक्ति अब चाई युलेई की कल्पना से परे थी। उसके नाखूनों ने युलेई के अभेद्य कवच को कागज की तरह फाड़ दिया। जैसे ही रेनशियान ने युलेई का सीना चीरने के लिए अपने पंजे बढ़ाए, लुतियान एक परछाई की तरह बीच में आया और उसे पीछे धकेल दिया। जीजा जी, आप, चाई युलेई ने हौंफते हुए कहा। लुतियान ने उसे किनारे किया और अपनी तलवार डार्क नेबुला निकाल ली। एक गुप्त हमला और डार्क नेबुला का टूटना। लुतियान और रेनशियान के बीच खूनी संघर्ष चल रहा था कि तभी लुतियान की आइज ऑफ फॉर्चून ने एक गहरे लाल रंग का खतरा दिखाया। अंधेरे से एक काली किरण डार्क बोल्ट लुतियान की ओर बढ़ी। लुतियान ने अपनी तलवार और अर्थ शील्ड का सहारा लिया। धमाका। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि लुतियान की जादुई तलवार डार्क नेबुला में दरारें पड़ गईं। एक नकाबपोश हत्यारा हिडन असैसिन खंभे के पीछे छिपा था। लुतियान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी शक्ति टूटी हुई तलवार में झोंक दी और उसे उस हत्यारे की ओर फेंका। तलवार उस हत्यारे के सीने को चीरती हुई उसे दीवार पर कील की तरह टांग गई। रेनशियान का अंत और अंतिम सुई। लुतियान ने वेयरवुल्फ बने रेनशियान को पकड़ा और उसके सिर पर कोहनी से प्रहार करने लगा।
अंत में उसने ब्लेजिंग गोल्ड पाम का इस्तेमाल किया और अपने हाथ को पंजे की तरह रेन शियान की छाती में गाड़ दिया। उसने रेन शियान के दिल को अपनी मुट्ठी में मसल दिया। रेन शियान की आखिरी चीख गूंजी और वह शांत हो गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह हत्यारा जिसे लू तियान ने दीवार पर टांगा था किसी तरह आज़ाद होकर लू तियान पर झपटा। लू तियान ने लाइटनिंग पाम से उसे झुलसा दिया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। मगर मरते मरते उस हत्यारे ने अपना आखिरी काम कर दिया। उसने एक जहरीली सुई लू तियान की कमर में चुभो दी। लू तियान को अपने शरीर में एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई जो तेजी से उसके अंगों को सुन्न कर रही थी। लू तियान जुन तियानयुन के शरीर में सुई चुभते ही उसे एक भीषण जलन महसूस हुई। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून ने दिखाया कि जहर बहुत ही जटिल और घातक था। उसने तुरंत अपनी चाओटिक फ्लावर कला और वुड क्यूई वुड ची का इस्तेमाल कर जहर को अपने बाएं हाथ में सील कर दिया, जिससे उसका हाथ बैंगनी पड़ गया और उसमें सूजन आ गई। उसने उस अज्ञात हत्यारे की लाश को अपने गॉड स्पेस में फेंक दिया। दूसरी ओर रेन शियान मरणासन स्थिति में फर्श पर पड़ा था। लू तियान ने उससे आखिरी सवाल पूछा, तुम्हारी मदद किसने की? लू तियान के वुड क्यूई के प्रभाव में रेन शियान ने स्वीकार किया कि सन खानदान और रूई कॉर्पोरेशन ही इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड थे। सन खानदान जोन 88 जोन 81 पर कब्जा करना चाहता था और इसके लिए उसने सरकार को डराने की योजना बनाई थी। इस कबूलनामे का वीडियो लू तियान ने पूरे इंटरनेट पर फैला दिया, जिससे सन खानदान और रूई कॉर्पोरेशन की नींव हिल गई। अपराध और सजा, लू तियान की प्रतिज्ञा। चाय युलेई हिडन ड्रैगन स्क्वाड का कमांडर लू तियान के पास पहुंचा। उसने लू तियान को जीजाजी कहते हुए उसकी हालत पर चिंता जताई। युलेई ने बताया कि बड़े खानदानों को सजा दिलाने में समय लगेगा, पर लू तियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। 3 देवियां और घायल लू तियान। जैसे ही लू तियान टॉवर से बाहर निकला, मू युनयुन, ली युलिंग और लिन रोक्सी उसकी ओर दौड़ी। लू तियान के लहूलुहान और जहरीले हाथ को देखकर वे सन्न रह गईं। लू तियान ने अस्पताल जाने से मना कर दिया और युनयुन तथा युलिंग की मदद से कार तक पहुंचा। वह रोक्सी की गोद में सिर रखकर लेट गया, जो रुआं से मन से उसके सिर को सहला रही थी। गॉड स्पेस में शोध, दिव्य विश्रण डिटॉक्सिफिकेशन। घर पहुंचकर लू तियान सीधे गॉड स्पेस में चला गया। सुकिंग्याओ ने उसे बताया कि यह जहर साधारण नहीं है। लू तियान ने ब्लैक स्केल फ्लड ड्रैगन की जहरीली ग्रंथियों और हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों का उपयोग कर एक शक्तिशाली डिटॉक्सिफिकेशन पिल विषनाशक गोली बनाने का सिमुलेशन शुरू किया। एक दिन गॉड स्पेस में बिताने के बाद, जो बाहर के कुछ घंटों के बराबर था, लू तियान ने वह दिव्य गोली तैयार कर ली। अब उसका अगला निशाना वह हत्यारा था। अतीत की खोज, हत्यारे की पहचान। लू तियान थ्रोन ऑफ फेट, भाग्य के सिंहासन पर बैठा। भारी आस्था, फेट की ऊर्जा ने उसे भर दिया। उसने उस मृत हत्यारे की आत्मा के अवशेषों में झांका। जैसे ही गॉड स्पेस का दृश्य बदला, लू तियान उस हत्यारे के अतीत के रहस्यों के सामने खड़ा था। वह देखना चाहता था कि यह हत्यारा आखिर किसका मोहरा था और कौन सा बड़ा खानदान अब उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। लू तियान जुन तियानयुन ने थ्रोन ऑफ फेट पर बैठकर खूंखार हत्यारे के अतीत में झांका। उसे पता चला कि इस हमले के पीछे केवल सन खानदान या रूई कॉर्पोरेशन नहीं थे, बल्कि एक गुप्त संगठन नेदर शैडो कल्ट भी शामिल था। उनका मुख्य लक्ष्य सरकार को जोन 88 से हटाना था, ताकि वे वहां हेवनली पिल बना सकें। हत्यारा कोई साधारण आदमी नहीं, बल्कि ब्लैक घोस्ट सेक्ट का ग्रैंड एल्डर था। उसने लू तियान पर प्लूम ऑफ डेथ नामक प्राचीन हथियार से हमला किया था, जिसमें 100 प्रकार के जहर थे। लू तियान ने महसूस किया कि यदि उसके पास वुड क्यूई वुड चीक न होती तो वह 1 घंटे के भीतर मर जाता। कमरे में कीमिया एल्केमी का चमत्कार। जब लू तियान की आंखें खुली तो उसने खुद को ली युलिंग के घर के बिस्तर पर पाया। मू युनयुन और लिन रोक्सी भी वहां मौजूद थीं। लू तियान का हाथ काला पड़ चुका था। लड़कियों की हैरानी के बीच लू तियान ने अपने गॉड स्पेस से एक विशाल कांस्य कड़ाहा ब्रॉन्ज कॉल्ड्रन निकाला और कमरे के बीचों बीच रखा। उसने अपनी माना से ऑरिजिन चाउ स्पार्क जलाए और दुर्लभ जड़ी बूटियों को कड़ाहे में डाल दिया। युलिंग और रोक्सी के लिए ये किसी फिल्म जैसा था। क्या लू तियान की मियाग्री एल्केमी कर रहा है? युनयुन ने अचरज से पूछा। लू तियान ने जहर को बेअसर करने वाली डिटॉक्सिफिकेशन पिल्स तैयार की और 2 गोलियां खाकर अपनी आंतरिक ऊर्जा से जहर को शरीर से बाहर निकाल दिया। अजीबोगरीब खुलासा और लू तियान का भागना। जहर के ठीक होते ही लू तियान को एहसास हुआ कि असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। मू युनयुन ने लिन रोक्सी की ओर इशारा करते हुए पूछा, जुन तियानयुन, अब तो सच बता दो, टीचर लिन का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? रोक्सी शर्म से पानी पानी हो गई। लू तियान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हाँ, लिन रोक्सी भी मेरी प्रेमिका है। कमरे में सन्नाटा छा गया। युलिंग और युनयुन को यह पहले से महसूस हो रहा था, पर लू तियान के मुंह से सुनना अलग बात थी। रोक्सी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने ही स्टूडेंट्स के सामने कैसे चेहरा दिखाए। लू तियान ने मौका देखा और कहा, देखो, स्थिति थोड़ी पेचीदा है, पर तुम तीनों आपस में बात कर सकती हो। मुझे बहुत काम है, बाय। और वह वहां से रफूचक्कर हो गया। दादाजी की मौसम में दिलचस्पी। लू तियान सीधे जुनविला पहुंचा, जहां उसके दादाजी जुनवुदाओ बगीचे में अपना फोन देख रहे थे। लू तियान ने पीछे से झांका तो देखा कि दादाजी समाचार नहीं, बल्कि एक बेहद सेक्सी मौसम बताने वाली महिला का वीडियो बार बार देख रहे थे। लू तियान के खांसते ही दादाजी हड़बड़ा गए और तुरंत वीडियो बदल दिया। शाओ जुन, तुम कब आए? लू तियान ने आह भरते हुए कहा, दादाजी, अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। जुनवुदाओ ने सीना चौड़ा कर कहा, मेरी उम्र? मैं अभी भी जवानी के जोश से भरा हुआ हूँ।
वैसे उस मौसम बताने वाली लड़की का उच्चारण बहुत अच्छा है, मैं बस वही देख रहा था। बगीचे में जुन वुदाओ ने जब सुना कि जुन तियानयुन शॉपिंग टावर हमले के दौरान वहीं मौजूद था और प्लम ऑफ डेथ जैसे घातक जहर का शिकार हुआ, तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। लेकिन जब लू तियान ने बताया कि उसने खुद ही अपना इलाज कर लिया है और इस सब के पीछे सन खानदान, रूई कॉर्पोरेशन और ब्लैक घोस्ट सेक्ट का हाथ है, तो जुन वुदाओ की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ, जुन वुदाओ ने गरजते हुए कहा। जुन खानदान के 100 से अधिक सदस्य उन बास्टर्ड्स की वजह से मारे गए थे और तब सरकार और ट्रू मार्शल ऑर्डर ने हमें रोक दिया था। लेकिन अब यमराज भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। नेदर शैडो कल्ट का सच। लू तियान ने अपने दादाजी को चेतावनी दी कि इन तीनों के पीछे एक बड़ी ताकत है, नेदर शैडो कल्ट। ये नाम सुनते ही जुन वुदाओ के कदम रुक गए। उसने लू तियान को कार में बैठाया और दुनिया के छिपे हुए सच बताने लगा। 1000 साल पहले आए महाप्रलय, ग्रेट कैटेक्लिज्म के बाद दुनिया में कई स्थानिक दरारें, स्पेशल फिशर्स पैदा हुईं। कुछ में राक्षस थे तो कुछ खजानों और ऊर्जा से भरी गुप्त दुनिया, सीक्रेट रेल्म्स थीं। नेदर शैडो कल्ट जैसे प्राचीन पंथ इन्हीं गुप्त दुनियाओं पर राज करते हैं। उनकी शक्ति आधुनिक दुनिया के लिए बहुत अधिक है, इसलिए वे साए में छिपे रहते हैं। सुपरह्यूमन्स बनाम मार्शल आर्ट्स। जुन वुदाओ ने सुपरह्यूमन्स और मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच का अंतर भी समझाया। जहां मार्शल आर्टिस्ट्स अपनी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी पर निर्भर होते हैं, वहीं सुपरह्यूमन्स एस रैंक अपनी जन्मजात शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। सुपरह्यूमन्स की शक्ति विस्फोटक होती है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट्स लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में भारी पड़ते हैं। बदले की दावत, सायों से निकले शिकारी। कार एक शांत पार्क के सामने रुकी। जुन वुदाओ, लू तियान और लुओगे के साथ अंदर गए। जुन वुदाओ ने पुकारा, चलो बास्टर्ड्स, बाहर आओ और मेरे पोते से मिलो। अचानक सायों से 50 से अधिक योद्धा प्रकट हुए। लू तियान की आइज ऑफ फॉर्चून ने उनकी शक्ति देखकर उसे दंग कर दिया। 20 हाई स्टेज मार्शल मास्टर्स, 10 पीक स्टेज मार्शल मास्टर्स, 5 लो स्टेज मार्शल ग्रैंड मास्टर्स। ये दल किसी भी सेना को कुचलने के लिए काफी था। वे सभी जुन खानदान के प्रति वफादार योद्धा थे जो सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। बचपन की यादें और खूनी संकल्प। योद्धाओं ने लू तियान को देखते ही उसे घेर लिया और भावुक हो गए। शाओ जुन, क्या तुम्हें याद है जब तुम बच्चे थे तो मैं तुम्हारी गंदगी साफ करता था? एक बूढ़े ने उसे गले लगाते हुए कहा। दूसरा चिल्लाया, मैं तुम्हारे लिए मीठे सेब लाता था। लू तियान उन पुराने योद्धाओं के प्यार और उनकी शक्ति के बीच फंस गया था। तभी जुन वुदाओ ने अपनी ठंडी और घातक आवाज में ऐलान किया, भाइयों, अब समय आ गया है सन खानदान को खून से नहलाने का। सन खानदान के मुख्यालय में हड़कंप मचा था। शॉपिंग टावर वाले हमले के वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद वे उसे झूठा साबित करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। पितृसत्तात्मक मुखिया सनचेंगी अपने चाय का कप फर्श पर पटकते हुए चिल्लाया, इतने संसाधन और इतनी बड़ी टीम के बाद भी वे बास्टर्ड्स कैसे हार गए? सनचेंगी का बेटा सनचेन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सनचेन का फोन बजा। दूसरी ओर से उसका बेटा सनहुआन पागलों की तरह चीख रहा था, पापा मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेंगे। घचक, एक के बाद एक खौफनाक कॉल। सनचेन और उसके पिता के चेहरे पीले पड़ गए। कॉल कट गया, तभी दूसरा कॉल आया, उनके भतीजे सनचुन का। वह भी तड़प रहा था, अंकल ये मुझे मार डालेंगे। तीसरा कॉल सनचेन की भतीजी सनमिंग का आया, जो रोते हुए भाग रही थी, अंकल कुछ लोग मेरे गार्ड्स को मारकर मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी उसकी भी चीख सुनाई दी और कॉल कट गया। सनचेंगी समझ गया कि कोई उनके पूरे खानदान की जड़ें खोद रहा है। जल्दी करो, पूर्वी प्रयोगशाला ईस्टर्न लैबोरेटरी पहुंचो, सारा राज वहीं है। पूर्वी प्रयोगशाला पर धावा। इधर लू तियान, जुन तियानयुन और जुन शियाओगुओ, जुन खानदान के पुराने योद्धा, के सामने सन खानदान के तीनों वारिस अधमरी हालत में बंधे पड़े थे। लू तियान ने बिना रहम के सनहुआन के घुटने को अपने पैर से कुचल दिया। यह उन बेगुनाह लड़कियों के लिए जिन्हें तुमने प्रताड़ित किया था, लू तियान ने ठंडे स्वर में कहा। वे सभी सन खानदान की गुप्त प्रयोगशाला के बाहर खड़े थे। लू तियान की आइज ऑफ फॉर्चून ने उसे अंदर जाने का सुरक्षित रास्ता दिखाया। जुन शियाओगुओ और उनके साथी सायों की तरह बड़े और सन खानदान के गार्ड्स को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। शी जेन एआई ने लिफ्ट का सिस्टम हैक कर लिया, जिससे भूमिगत प्रयोगशाला का रास्ता खुल गया। अंकल शियाओगुओ, आप अंदर जाए, मैं आने वाले मेहमानों का स्वागत करूंगा, लू तियान ने प्रवेश द्वार की ओर मुड़ते हुए कहा। साक्षात यमराज, जुन वुदाओ की एंट्री। इधर सन खानदान के मुख्य विला में सनचेंगी पागलों की तरह टहल रहा था। अचानक उसके कानों में एक परिचित और ठंडी आवाज गूंजी, नन्हे चेंगी, लगता है तुम बहुत मजे में जी रहे हो। हम। सनचेंगी के पैर वहीं जम गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। उसने पलट कर देखा तो आंगन में एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बैठा था, जो बड़े आराम से पेपर कप में कॉफी पी रहा था। जुन वुदाओ, सनचेंगी की चीख निकल गई। साक्षात यमराज उसके सामने खड़ा था। जुन खानदान का वह शेर जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था, आज अपना हिसाब बराबर करने वापस आ गया था। पूर्वी कारखाने के भीतर सनचेन की चीख गूंजी, हुआनेर चुनेर, लेकिन चारों ओर एक भयावह सन्नाटा था। अचानक छत से एक शरीर नीचे गिरा। ये सनचुन था, जिसका सिर फर्श से टकराते ही फट गया। सनचेन का दिल दहल गया, पर तभी सायों से एक हैंडसम युवक बाहर निकला। माफ करना मिस्टर सन, आपका बेटा अभी जिंदा है, कम से कम अभी के लिए, लू तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। लू तियान की पहचान सुनते ही सनचेन का डर गुस्से में बदल गया। उसने अपने गुंडों को लू तियान का सिर लाने का आदेश दिया। ड्रैगन सबरिंग ट्रिग्राम्स, ज्वाला और गूंज।
जुन शियाओगुओ पुराने योद्धा लड़ने के लिए तैयार थे, पर लू तियान ने उन्हें रोक दिया। अंकल, आप आराम से तमाशा देखें। जैसे ही मार्शल मास्टर्स का दल लू तियान की ओर बढ़ा, लू तियान एक तीर की तरह उनकी ओर झपटा। उसके हाथों में आग के ड्रैगन लिपटे हुए थे। फ्लेम ड्रैगन्स डांस। लू तियान के मुक्कों से आग की लपटें निकलीं, जिन्होंने दुश्मनों को छूने से पहले ही झुलसा दिया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ें कारखाने में गूंज उठीं। रोअरिंग विंड पल्स। जब दुश्मनों ने तलवारों से हमला किया तो लू तियान ने हवा की लहरों से उन्हें पीछे धकेल दिया। सन चेन ये देखकर कांप उठा कि एक अकेला युवक उसके दर्जनों मार्शल मास्टर्स को खिलौनों की तरह कुचल रहा है। उसने एल्डर लेई मिड स्टेज मार्शल ग्रैंड मास्टर को बुलाया, जो छिपकर हमला करने में माहिर था। ग्रैंड मास्टर का अंत और ड्रैगन रोअर। लू तियान ने एक गहरी सांस ली और अपने ड्रैगन ब्लड की शक्ति का उपयोग किया। ड्रैगन रोअर, ड्रैगन रॉ। बिजली की कड़क जैसी उस आवाज़ ने आधे गुंडों को खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर दिया। एल्डर लेई ने अंधेरे से जहरीले खंजर फेंके, पर लू तियान ने उन्हें हवा में ही पकड़ लिया। बूढ़े, तुम्हारी हत्या करने की कला अब पुरानी पड़ चुकी है। जैसे ही एल्डर लेई पीछे से हमला करने आया, वह लू तियान के डिवाइन सेपरेशन के कारण हवा में ही जम गया। लू तियान ने मुस्कुराते हुए उसके सिर को घुमाया और थाउजेंड बुद्धा पाल्म्स से बाकी दुश्मनों का कचरा कर दिया। सन चेन अपनी आंखों के सामने अपने साम्राज्य को ढहते देख सुनना पड़ गया। जुन वुदाओ, सम्राट का अजेय मुक्का। इधर सन खानदान के विला में जुन वुदाओ के हाथ खून से सने थे। सन चेंगी हक्का बक्का था कि उस पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ। जुन वुदाओ ने मजाक में कहा, मेरे पोते ने मुझे एक कैंडी एंटीडोट दी थी। तभी सन खानदान का एक पुराना रक्षक, जो गोल्डन स्काई बेल तकनीक में माहिर था, बीच में आया। जुन वुदाओ ने अपनी मुट्ठी में एक राजसी चमक भरी एवर विक्टोरियस फिस्ट ऑफ मोनार्क, थाउजेंड बीस्ट कॉन्करर। एवर विक्टोरियस फिस्ट ऑफ मोनार्क, थाउजेंड बीस्ट कॉन्करर। धमाका इतना भीषण था कि विला की नींव हिल गई। उस रात पूरे अज्योर विंड सिटी में एक सनसनी फैल गई। पुराने और ज्ञानी लोगों ने देखा कि शहर के कई कोनों में एक विशेष ध्वज लहरा रहा था। क्या जुन खानदान ने अपना बैनर ऑफ थ्री रेल्म्स उठा लिया है? पूर्वी कारखाने के भीतर लू तियान जुन तियानयुन के सामने सन चेन बेबस खड़ा था। लू तियान ने अपनी थाउजेंड बुद्धा पाल्म्स से सन चेन के सभी अंगरक्षकों और मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को मिट्टी में मिला दिया था। लू तियान ने सन चेन के बेटे सन हुआन के हाथ को किसी सूखी टहनी की तरह मरोड़ दिया, जिससे उसकी चीखें पूरे कारखाने में गूंज उठीं। तभी गुप्त प्रयोगशाला का दरवाजा खुला और जुन शियाओगुओ के सैनिक बाहर आए। उनके चेहरे गुस्से से तमतमाए हुए थे। उन्होंने खुलासा किया कि सन खानदान वहां मासूम बच्चों और शिशुओं पर स्ट्रेंथनिंग पिल्स के खतरनाक प्रयोग कर रहा था। मृत बच्चों के शवों को उत्परिवर्ती जानवरों म्यूटेटेड एनिमल्स को खिलाया जा रहा था। ये सुनकर लू तियान की आंखें ठंडी हो गईं। उसने जुन शियाओगुओ को इशारा किया और शियाओगुओ ने एक ही वार में सन हुआन की गर्दन तोड़ दी। जुन वुदाओ का घाव और लू तियान का वुड क्यूई। जब लू तियान जुन विला लौटा तो उसने देखा कि उसके दादा जुन वुदाओ कुर्सी पर बैठे थे। उनका शरीर खून से लथपथ था। लू तियान घबरा गया, पर दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं, मेरे दुश्मनों का खून है। हालांकि जुन वुदाओ गहरे घावों से जूझ रहे थे, क्योंकि सन खानदान के मुखिया ने अधूरी हेवनली पिल खाकर अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। लू तियान ने अपनी वुड ची का उपयोग किया। जुन वुदाओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका शरीर पुनर्जीवित हो रहा हो। लू तियान ने उनकी बहादुरी का मजाक उड़ाते हुए उनके घावों को भर दिया। सन खानदान की तबाही और रुई कॉर्पोरेशन का पतन। टीवी पर खबर चल रही थी कि सन खानदान के विला में थर्मोप्लाज्मा बम फटने से भारी तबाही हुई है। लू तियान ने शॉपिंग टॉवर से चुराए गए बमों का इस्तेमाल सन खानदान के खिलाफ ही कर दिया था, जिससे दुनिया को लगा कि यह आतंकवादियों का हमला था। उसी समय लुओगे ने खबर दी कि रुई कॉर्पोरेशन के अंतर्राष्ट्रीय शेयर 70% गिर चुके हैं। लू तियान को तब पता चला कि उसकी बड़ी बहन जून रोंगहुआ विदेश में रहकर रुई कॉर्पोरेशन की जड़ें काट रही थी। रोंगहुआ ने कसम खाई थी कि जब तक वह जुन खानदान के दुश्मनों को खत्म करने लायक ताकतवर नहीं हो जाती, वह वापस नहीं आएगी। प्लेनेट गया, अंतिम युद्ध की घोषणा। तभी लू तियान के चांदी के कंगन से शी जेन एआई की आवाज़ गूंजी, मास्टर, हमने स्टील फोर्ट्रेस को पूरी तरह फतह कर लिया है। लेकिन एक समस्या है, जियांग शू ने सर्वाइवर्स गार्डन पर कब्जा कर लिया है और अब वह हमारी जमीन की ओर बढ़ रहा है। लू तियान के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। जियांग शू, जो अब भी खुद को नायक समझ रहा था, अब सीधे लू तियान के रडा पर था। तो खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। जियांग शू, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। लू तियान ने अपने दादा जुन वुदाओ को अज्योर विंड सिटी का कार्यभार सौंपा और खुद प्लेनेट गया की ओर प्रस्थान किया। इस बार टेलीपोर्टेशन बहुत ही सुगम था। जैसे ही वह हेवनली सेंचुरी सिटी पहुंचा, वह दंग रह गया। शहर अपनी पुरानी सीमा से 3 गुना बड़ा हो चुका था और वहां का जीवन किसी आधुनिक महानगर जैसा जीवन था। वहां गेहूं, चावल और मांस तक बिक रहा था। जब लू तियान शहर में दाखिल हुआ तो लोग उसे पहचान गए। देखो, ये तो वही हैं, हमारे सिटी लॉर्ड जुन। लोगों ने भक्ति भाव से उसे देखा। लू तियान ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने काम पर वापस जाने को कहा और सीधे अपने महल की ओर बढ़ा। महल में स्वागत और दंड। महल में लू तियान का स्वागत किन शियुक ने किया। लू तियान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे एक गहरा चुंबन दिया। शियू ने बताया कि कैसे उन्होंने मिंग यू और एशले की मदद से स्टील फोर्ट्रेस को फतह किया और वहां के सिस्टम को शी जेन एआई के जरिए हैक किया। तभी लू तियान की नज़र एस्टर पर पड़ी, जो सोफे पर बैठकर एक आदमी को पैर रखने वाला ह्यूमन स्टूल बनाकर बैठी थी। लू तियान ने उसे पास बुलाया और उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। पड़ाक पड़ाक।
तुम्हारी ये दूसरों पर हुक्म चलाने की आदत अभी गई नहीं है ना? लुतियान ने मजाक में उसे दंड दिया। एस्टर शर्म से लाल हो गई, पर उसके चेहरे पर दर्द के साथ एक अजीब सी संतुष्टि भी थी। मुक्ति चर्च, साल्वेशन चर्च और जियांगशू की चाल। मिंगयू और शियू ने लुतियान को बताया कि जियांगशू ने सर्वाइवर्स गार्डन पर कब्जा कर लिया है और वह तेजी से अपना आधार बढ़ा रहा है। साथ ही पश्चिम में स्थित मुक्ति चर्च, साल्वेशन चर्च भी सक्रिय हो गया है। ये चर्च घोस्ट वीट उगाता है जो खाने का मुख्य स्रोत है, लेकिन उन्हें मशीनें चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। मुक्ति चर्च एक धार्मिक कट्टरपंथियों का समूह है जो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें उस देवता से मिलने का मौका जरूर मिलेगा जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ल्ड लॉ के साथ सौदा। लुतियान अपने गॉड स्पेस में गया और थ्रोन ऑफ फेट पर बैठ गया। उसने हवा में बात की, वर्ल्ड लॉ, मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। क्या तुम जियांगशू के पास जाना चाहते हो? अचानक गॉड स्पेस के आसमान में सुनहरी लकीरें उभरी और एक स्क्रीन पर संदेश आया। मेरे प्रिय, मैं उस कमीने के पास जाने के बजाय अनंत काल तक तुम्हें खुश रखना चाहूंगी। बोलो मेरे डार्लिंग, तुम्हें क्या चाहिए? लुतियान ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्या तुम मुझे मुक्ति चर्च, साल्वेशन चर्च के मुख्यालय में टेलीपोर्ट कर सकती हो? मुझे वहां का देवता बनना है। साल्वेशन चर्च की भूमि बर्फीली और उजाड़ है, जहां की पीली बर्फ और पानी रेडियोधर्मी कचरे से भी ज्यादा जहरीले हैं। इस वीराने के बीच एक भव्य सफेद चर्च खड़ा है, जहां पोप जिया अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक खूंखार अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। वे हेवनली सेंचुअरी सिटी को अपने प्रभु के पवित्र क्षेत्र का अपमान करने वाला पाखंडी मानते हैं और उसे मिटाना चाहते हैं। तभी सेंटेस एवेंजेलिन मंच पर आती है। वह एक बला की खूबसूरत लेकिन दुखद सैडिस्टिक महिला है। उसके सफ़ेद वस्त्रों पर खून के ताजे धब्बे हैं, फिर भी उसकी शांति और आकर्षण किसी को भी सम्मोहित कर सकता है। वह 3 बली एबिलिटी यूजर्स के सिर अपनी जादुई सुनहरी तलवारों से काट देती है, जिससे पूरी भीड़ प्रभु की जय के नारे लगाने लगती है। चमत्कार, टूटती मूर्ति और झूठी स्वर्ग की झलक। अचानक चर्च के भीतर एक गड़गड़ाहट होती है और बिना सिर वाली प्रभु की मूर्ति चटकने लगती है। उसमें से सुनहरी रोशनी और जड़ी बूटियों की खुशबू फैलती है, जिससे लोगों के घाव अपने आप भरने लगते हैं। पोप जिया इसे अपवित्र कार्य बताते हुए चिल्लाते हैं, लेकिन एवेंजेलिन मंत्रमुग्ध होकर देखती रहती है। हवा में एक गूंजती हुई भारी आवाज आती है, दुखों का अंत निकट है। धुंध के बीच लोगों को नीला आसमान, लहलहाते सुनहरे धान के खेत और साफ पानी की झलक दिखाई देती है। ये स्वर्ग की एक झलक थी। आवाज फिर गूंजी, जिसमें पोप जिया को उनके गुप्त पापों के लिए दोषी ठहराया गया। इससे पहले कि पोप कुछ कर पाते, आसमानी बिजली लाइटनिंग ने उन्हें राख के ढेर में बदल दिया। एवेंजेलिन और परम प्रभु की मुलाकात। पूरी भीड़ डर और श्रद्धा के मारे जमीन पर गिर गई। एवेंजेलिन डर और उत्सुकता के साथ उस रोशनी की ओर बढ़ी। उसे लगा जैसे उसने एक पूरी दुनिया पार कर ली हो और वह अचानक एक धान के खेत में खड़ी थी। उसके सामने एक युवक खड़ा था, बिना कपड़ों के, जिसका शरीर बर्फ जैसा सफेद और पूरी तरह तराशा हुआ था। उसकी आंखों में सतरंगी रोशनी, मल्टी कलर्ड लाइट थी जो सीधे रूह के पार देख सकती थी। वह कोई और नहीं, जुनत्यानयुन लुतियान था, जिसने वर्ल्ड लॉ की मदद से एक दिव्य भ्रम और अपनी उपस्थिति का प्रभाव पैदा किया था। एवेंजेलिन की हिम्मत जवाब दे गई। वह अपने घुटनों के बल गिर गई और अपना हुड हटाकर अपना सुंदर चेहरा दिखाया। दासी एवेंजेलिन परम प्रभु का अभिवादन करती है। लुतियान ने वर्ल्ड लॉ विश्व के नियम के साथ सौदा किया। हालांकि उसे अपनी दिव्य ऊर्जा करीब 1 लाख फॉर्चून पॉइंट्स खर्च करनी पड़ी, लेकिन वर्ल्ड लॉ ने उसके लिए अंतरिक्ष में एक दरार स्पेशल फिशर खोल दी। यात्रा आसान नहीं थी। अंतरिक्ष की लहरों ने लुतियान के कपड़ों को फाड़ दिया और उसके ड्रैगन स्केल्स को भी नुकसान पहुंचाया। जब वह चर्च के भीतर पहुंचा तो वह पूरी तरह नग्न था। वर्ल्ड लॉ ने उसका मजाक उड़ाया, पर लुतियान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, एक प्राचीन देवता को कपड़ों की क्या जरूरत? मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन आदिम रूप में ही करूंगा। एवेंजेलिन की भक्ति और एशले का सच। एवेंजेलिन लुतियान के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसने लुतियान के ईश्वर होने पर कोई सवाल नहीं उठाया। उसने स्वीकार किया कि वह पुराने पोप के भ्रष्टाचार को जानती थी, लेकिन वह प्रभु के स्वयं न्याय करने का इंतजार कर रही थी। लुतियान ने एवेंजेलिन के मन की गहराई में झांका और उसे जियांगशू की कहानी का अंतिम हिस्सा मिल गया। एवेंजेलिन की एक छोटी बहन थी जिससे वह बरसों पहले अलग हो गई थी। लुतियान ने अपने हाथ पर एक रोशनी वाली स्क्रीन दिखाई, जिसे देखकर एवेंजेलिन की आंखों में आंसू आ गए। ए एशले, मेरी बहन। एवेंजेलिन खुशी से पागल हो गई। लुतियान ने बताया कि एशले सुरक्षित है और वह स्टील फोर्ट्रेस में रह रही है। ये जानकर एवेंजेलिन ने लुतियान के पैर चूम लिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ली गई। आज से पूरा साल्वेशन चर्च आपका है। देवता का दिव्य दंड और पवित्र आकर्षण। लुतियान ने उसे आदेश दिया कि साल्वेशन चर्च की पूरी शक्ति को हेवनली सेंचुअरी सिटी के साथ मिला दिया जाए ताकि सर्वाइवर्स गार्डन जियांगशू का नया गढ़ पर हमला किया जा सके। इसी बीच एवेंजेलिन के समर्पण और उसके द्वारा पैर चूमे जाने से लुतियान का मानवीय शरीर उत्तेजित हो गया। जब एवेंजेलिन ने अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा लुतियान के दिव्य स्तंभ प्राइवेट पार्ट के ठीक सामने था। एवेंजेलिन फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसकी कट्टर भक्ति अब वासना और गहरे आकर्षण में बदल रही थी। उसने महसूस किया कि उसका शरीर प्रभु के लिए पूरी तरह खुला है और वह उनकी सेवा किसी भी रूप में करने को तैयार है। नया नाम, मोनाक ऑफ हेवनली फॉर्चून। लुतियान वहां से ओझल हो गया, जिससे एवेंजेलिन फिर से चर्च के असली हॉल में आ गई। बिना सिर वाली मूर्ति टूट चुकी थी और उसकी जगह एक नया रहस्यमय प्रतीक उभरा था, एक तराजू।
और तलवार का खंभा जिस पर एक सर्वदृष्टा आंख ऑल सीइंग आई थी और पीछे भाग्य का पहिया व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा था। इवेंजेलिन ने कांपती आवाज में पूरे चर्च में घोषणा की, मेरे सभी विश्वासियों, हमारे प्रभु ने अपना असली नाम प्रकट कर दिया है, परम प्रभु मोनार्क ऑफ हेवनली फॉर्चून। सुबह की पहली किरण के साथ किन शियू ने लुतियान को अपनी मादक सेवा ब्लोजॉब से जगाया। लुतियान ने महसूस किया कि पूरी रात के घर्षण के बाद भी उसका हथियार उतना ही शक्तिशाली था। तभी मिंगयू कमरे में दाखिल हुई। उसने रिपोर्ट दी कि स्टील फोर्ट्रेस, हेवनली सेंचुअरी सिटी और जेनिथ टाउन अब पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने 10,000 यूनिट इरियम खनिज का लक्ष्य भी पूरा कर लिया है। एस्टर का समर्पण और एशले की वापसी। नाश्ते की मेज पर लुतियान ने अपने हाथ से बना शानदार भोजन परोसा। एस्टर जो कभी बहुत घमंडी हुआ करती थी, अब पूरी तरह लुतियान के प्रति समर्पित हो चुकी थी। उसने सबके सामने प्रस्ताव रखा कि वह आज रात मास्टर को अपनी विशेषता स्पेशलिटी दिखाना चाहती है। तभी एशली स्टील फोर्ट्रेस से वापस लौटी। उसने बताया कि उसकी सेना और हथियार सर्वाइवर्स गार्डन जियांगशू के गढ़ पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आने वाला है। साल्वेशन चर्च का आगमन, बहनों का मिलन। अचानक महल के बाहर साल्वेशन चर्च का एक विशाल हवाई जहाज एयरशिप उतरा, लेकिन उस पर चर्च के पुराने झंडे के बजाय लुतियान का नया प्रतीक मोनार्क ऑफ हेवनली फॉर्चून का झंडा लहरा रहा था। हवाई जहाज से इवेंजेलिन उतरी और उसने लुतियान के सामने झुककर माथा टेक दिया। लुतियान ने उसे उठने को कहा और अपनी बगल में खड़ी एशले की ओर इशारा किया। एशले और इवेंजेलिन की नज़रें जैसे ही एक दूसरे से मिलीं, दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एशले के दिमाग में पुरानी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। इवेंजेलिन की आंखें आंसुओं से भर गईं। एशले, इवेंजेलिन की कांपती आवाज़ गूंजी। बरसों पहले बिछड़ी दोनों बहनें आज लुतियान की बदौलत एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। एशले और इवेंजेलिन का पुनर्मिलन अत्यंत भावुक रहा। इवेंजेलिन, जिसे दुनिया एक निर्दयी सेंटेस मानती थी, अपनी छोटी बहन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। इस मिलन ने साल्वेशन चर्च के पुजारियों को भी दंग कर दिया। लुतियान ने अपनी माना और वर्ल्ड लॉ के प्रभाव से इस बिछड़े परिवार को फिर से मिला दिया था। कृतज्ञता में इवेंजेलिन ने लुतियान के सामने पूरी तरह से समर्पण कर दिया, प्रभु, अब साल्वेशन चर्च का जीवन और मृत्यु आपके हाथों में है। इसके बाद लुतियान ने उन्हें एक दावत दी जहां पुजारियों ने पहली बार असली खाना, नर्म और स्वादिष्ट ब्रेड, बियर आदि चखा, जिसे वे स्वर्ग का प्रोफेसी भविष्यवाणी मानने लगे। युद्ध की योजना और नाइट शैडो। लुतियान ने मिंगयू और किनशियू के साथ मिलकर सर्वाइवर्स गार्डन जियांगशू का नया गढ़ पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया। एशले ने लुतियान को एक बड़ा सरप्राइज दिया, नाइट शैडो। यह एक निजी जेट और फाइटर जेट का मिश्रण था जिसे स्टील फोर्ट्रेस की लैब में विकसित किया गया था। ये 2000 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ सकता था और गोलियों व बमों से अभेद्य था। शी जेन एआई इसकी पायलट बनी। लुतियान ने तय किया कि वह एशले और इवेंजेलिन के साथ सीधे सर्वाइवर्स गार्डन जाकर जियांगशू के साथ थोड़ा मजा ट्रोलिंग करेगा। जियांगशू का पागलपन और अंधेरे का उदय। इधर सर्वाइवर्स गार्डन में खलबली मची थी। सीनेट के सदस्यों ने जियांगशू को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी क्योंकि दुश्मन की सेना, साल्वेशन चर्च, स्टील फोर्ट्रेस और हेवनली सेंचुरी बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन जियांगशू अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आवाज़ में एक रहस्यमयी और क्रूर गूंज आ गई थी। उसने चिल्लाकर कहा, अगर ये दुनिया मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं होगी। अचानक उसकी अंगूठी से एक काला गाढ़ा तरल ब्लैक लिक्विड निकला जिसने सीनेट के सदस्यों को निगल लिया। वे सभी पलक झपकते ही ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स, अमानवीय राक्षसों में बदल गए। जियांगशू ने अपनी 10,000 की सेना को भी एक विशेष सीरम पिलाया जिससे वे सभी इस काले जहर के प्रभाव में आ गए। बाहरी देवता का प्रभाव बढ़ा। नक्षत्र, सर्पेंट ऑफ डार्क डिके जियांगशू के कार्यों से प्रसन्न है। जियांगशू अब केवल एक प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक बाहरी देवता का मोहरा बन चुका था जो पूरे प्लेनेट गया को विनाश की ओर ले जाना चाहता था। लुतियान अपने अत्याधुनिक विमान नाइट शैडो में बैठकर सर्वाइवर्स गार्डन की ओर बढ़ रहा था। एशले उसकी गोद में बैठी थी जबकि इवेंजेलिन अपनी शक्तियों, गोल्ड एनर्जी कंट्रोल, एस रैंक के बारे में बता रही थी। इवेंजेलिन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए धातुओं को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता थी जो उसे एक शक्तिशाली योद्धा बनाती थी। वर्ल्ड लॉ की चेतावनी और दिव्य शक्ति का उदय। अचानक वर्ल्ड लॉ का एक व्यक्तिगत संदेश लुतियान के पास आया। उसने चेतावनी दी कि बाहरी देवता आउटर डिविनिटी का प्रभाव प्लेनेट गया पर बढ़ रहा है और जियांगशू उसका मोहरा बन चुका है। लुतियान को जल्द से जल्द वर्ल्ड नोड्स में बीज बोने थे जो सर्वाइवर्स गार्डन में स्थित थे। लुतियान ने महसूस किया कि यह उसके जीवन का सबसे कठिन युद्ध होने वाला है। उसने अपने गॉड स्पेस में जाकर अपने अधूरे कवच को फ्लड ड्रैगन के स्केल से परिष्कृत रिफाइन करना शुरू किया। दिव्य उल्कापिंड की चोरी। जब नाइट शैडो सर्वाइवर्स गार्डन के ऊपर पहुंचा तो लुतियान की आइज ऑफ फॉर्चून ने जमीन पर एक सुनहरी रोशनी देखी। यह एक विशाल उल्कापिंड था जिसे जियांगशू के लोग ले जा रहे थे। लुतियान ने ट्रैक्टर बीम और फ्लैश ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर पलक झपकते ही उस उल्कापिंड को गायब कर दिया। गॉड स्पेस में ले जाने पर पता चला कि उस उल्कापिंड में शार्ड ऑफ डिविनिटी की ऊर्जा थी। सुकिंग्याओ प्रकट हुई और उसने लुतियान के टूटे हुए हथियार डार्क नेबुला और इस नए दिव्य मटीरियल से एक नया महाशक्तिशाली हथियार बनाने का बीड़ा उठाया। युद्ध का बिगुल, भ्रष्ट सेना का अंत। नीचे जमीन पर सर्वाइवर्स गार्डन की सेना ने लुतियान की सेना पर हमला किया।
लूतियान ये देखकर दंग रह गया कि जियांगशू की सेना अब इंसान नहीं बल्कि परिवर्तित मरे हुए म्यूटेटेड अनडेड थे। जियांगशू ने उन्हें बाहरी देवता के काले जहर से संक्रमित कर दिया था। लूतियान ने बिना दया दिखाए अपने इरियम एम्पावर्ड बॉम्ब्स गिराने का आदेश दिया। एक ही धमाके में पूरी म्यूटेंट सेना भाप बनकर उड़ गई। जेट विमानों को तैनात करो और सर्वाइवर्स गार्डन के सिटी मैंशन को मिट्टी में मिला दो। उस जगह का नामो निशान मिटा दो। लूतियान की गर्जना गूंजी। 1 महीने पहले लूतियान जुन त्यानयुन ने जिन बमों के ब्लूप्रिंट किन्हाओं को दिए थे वे अब युद्ध के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे थे। जेनिथ टाउन की फैक्ट्रियों में बने इन हथियारों ने जियांगशू की उस मरे हुए सैनिकों अनडेड आर्मी की सेना को देखते ही देखते राख में बदल दिया जिसे वह जय समझ रहा था। हैक किया गया साम्राज्य और जियांगशू की बेबसी। जियांगशू ने अपने ब्लैक थंडर टैंक्स और लाइटनिंग जेट्स को मैदान में उतारा, लेकिन उसे तब बड़ा झटका लगा जब उसके टैंकों ने दुश्मन के बजाय खुद उसकी अपनी ही सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। शी झेन एआई ने जियांगशू के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। इतना ही नहीं, लूतियान के विमानों ने सर्वाइवर्स गार्डन के सिटी लॉर्ड मैंशन पर बमबारी कर उसे उड़ा दिया। जियांगशू की तीसरी गर्लफ्रेंड चुआन एर उसी महल में थी और वह पल भर में राख बन गई। जियांगशू अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसकी एक प्रेमिका लिबेई ने उसे धोखा दिया, दूसरी फेई एर मारी गई, तीसरी मिसान पकड़ी गई और अब चौथी भी चली गई। जब उसने अपने डूम्सडे रिंग से असली दुनिया ब्लू क्लाउड स्टार में भागने की कोशिश की तो पता चला कि लूतियान की शक्तियों ने टेलीपोर्टेशन को भी ब्लॉक कर दिया था। जियांगशू अब जाल में फंसे चूहे जैसा था। शैतानी नक्षत्र का सौदा, सर्पेंट ऑफ डार्क डिके। इसी समय जियांगशू के दिमाग में एक खौफनाक आवाज गूंजी, नक्षत्र, सर्पेंट ऑफ डार्क डिके, सेरपेंट ऑफ डार्क डिके उसे बचाने के लिए तैयार था। उसने जियांगशू को इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाने का वादा किया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, सर्वाइवर्स गार्डन की पूरी आबादी की बलि। पागलपन और बदले की आग में जल रहे जियांगशू ने बिना सोचे समझे चिल्लाकर कहा, मैं स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने सौदा किया, सर्वाइवर्स गार्डन में 12 काले प्रकाश के स्तंभ ब्लैक पिलर्स उभरे जो आसपास के इंसानों के शरीर को सड़ाकर उनकी जीवन शक्ति को सोखने लगे। जियांगशू अब एक बाहरी देवता आउटर डिविनिटी का मोहरा बन चुका था। अंधेरे का उदय और लूतियान का हमला। विमान में बैठे लूतियान को एक भीषण ठंडक महसूस हुई। उसे समझ आ गया कि जियांगशू ने किसी बहुत ही खतरनाक शक्ति को आमंत्रित किया है। शी झेन ने चेतावनी दी, बाहरी देवता का अवतरण हो रहा है, जल्दी उन स्तंभों को नष्ट करो। लूतियान विमान से कूदा और जियांगशू की ओर बढ़ा। आसमान काला पड़ चुका था और चारों ओर मृत्यु की गंध थी। तभी अंधेरे से एक मुक्का निकला और लूतियान को 100 फीट पीछे पटक दिया। लूतियान ने उठकर देखा, उसके सामने खड़ा व्यक्ति अब इंसान नहीं बल्कि मौत की काली किरणों से लिपटा हुआ एक साक्षात राक्षस था। जियांगशू का शरीर अब किसी बुरे सपने जैसा दिख रहा था। उसकी त्वचा पर काले सांपों जैसे निशान थे और उसके चेहरे से मानवता पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी आवाज़ हजारों आत्माओं के चीखने जैसी भारी और फटी हुई थी। जियांगशू ने पागलपन भरी हंसी के साथ चिल्लाया, जुन त्यानयुन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूँ। ये ईश्वर की शक्ति है। लूतियान ने मलबे से उठते हुए अपनी धूल झटकी। उसकी आइज ऑफ फॉर्चून देख पा रही थी कि जियांगशू के शरीर के पीछे एक विशाल काली आकृतित बाहरी देवता मंडरा रही थी। ब्लैक ड्रैगन, इंपीरियल आर्मर और रूनिक पावर। युद्ध शुरू होते ही जियांगशू ने अपने पंजों से लूतियान पर हमला किया। लूतियान ने ब्लेजिंग गोल्ड पाम का इस्तेमाल किया, लेकिन जियांगशू की काली ऊर्जा ने उन लपटों को बुझा दिया। लूतियान को पीछे हटना पड़ा। उसे समझ आ गया कि केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं चलेगा। उसने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल आर्मर, ब्लैक ड्रैगन इंपीरियल आर्मर। ये कवच लूतियान ने खुद फ्लड ड्रैगन के स्केल्स और एरियम धातु से बनाया था। जैसे ही कवच सक्रिय हुआ, लूतियान की ताकत कई गुना बढ़ गई। उसने ड्रैगन सबरिंग ट्रिग्राम्स तकनीक का उपयोग करके जियांगशू पर पत्थरों के हजारों मुक्कों की बारिश कर दी। जियांगशू के शरीर से बैंगनी खून बहने लगा, लेकिन उसकी राक्षसी अंगूठी ने उसे फिर से जीवित कर दिया। क्षय का क्षेत्र, डोमेन ऑफ डिके। जियांगशू अब पूरी तरह से एक म्यूटेंट राक्षस में बदल गया। उसने अपना सबसे भयानक कौशल डोमेन ऑफ डिके, क्षय का क्षेत्र, सक्रिय किया। लूतियान के आसपास की हर चीज, यहां तक कि उसकी सुरक्षा ढाल भी सड़ने और पिघलने लगी। वह कालिक और अंधेरे के पिंजरे में फंस गया था। तभी जियांगशू के शरीर से बाहरी देवता आउटर डेटी की आवाज गूंजी, तुम्हारे शरीर से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को अपना वाहन वेसल बनाऊंगा। जियांगशू का आकार अब 10 मीटर ऊंचा हो गया था। लूतियान की स्थिति गंभीर थी। जियांगशू की क्षय शक्ति उसके शरीर की जीवन शक्ति वाइटालिटी को सोख रही थी, जिससे लूतियान के बाल सफेद होने लगे और त्वचा झुर्रियों वाली हो गई। वर्ल्ड लॉ का हस्तक्षेप, 10,000 भाग्य अंक, डेस्टिनी पॉइंट्स। हताशा के क्षण में लूतियान ने चिल्लाकर वर्ल्ड लॉ को पुकारा। तभी पूरे सर्वाइवर्स गार्डन और प्लेनेट गया में सुनहरे प्रकाश के स्तंभ फूट पड़े। लूतियान के कानों में एक सुखद आवाज आई, सब ठीक है प्रिय। अचानक लूतियान के सिस्टम में सूचनाएं गूंजने लगीं। डिंग, होस्ट को अत्यधिक मात्रा में डेस्टिनी पॉइंट्स प्राप्त हुए। डिंग, होस्ट के डेस्टिनी पॉइंट्स 10,000 तक पहुंच गए। शत्रुतापूर्ण देवता का पता चला। होस्ट की दिव्य शक्ति को सक्रिय किया जा रहा है। लूतियान का शरीर फिर से युवा होने लगा और उसके पीछे एक स्वर्ण मूर्ति चमकने लगी। अब ये केवल 2 योद्धाओं का नहीं बल्कि 2 देवताओं का युद्ध होने वाला था। अचानक लूतियान ने खुद को एक अनंत अंधकार में पाया, जो धीरे धीरे एक देदीप्यमान ब्रह्मांड कॉस्मोस में बदल गया।
उसने देखा कि कैसे ब्रह्मांडीय राक्षस कॉस्मिक हॉरर्स जीवित दुनियाओं को निगलते हैं और कैसे शक्तिशाली एंजल जैसी संस्थाएं उन्हें नष्ट करती हैं। उसे समझ आया कि ब्रह्मांड में पूर्ण अच्छाई या बुराई नहीं बल्कि केवल परम शक्ति का अस्तित्व है। इस बोध ने लुतियान के भीतर के डर को खत्म कर दिया। वह अपने थ्रोन ऑफ फेट भाग्य के सिंहासन पर बैठा और उसे अपनी दिव्य शक्ति का असली अर्थ समझ आया, भाग्य फेट पर नियंत्रण, नया हथियार और जियांगशू की बेबसी। गॉड स्पेस में सुकिंग्याओ ने लुतियान का नया हथियार तैयार कर लिया था। बाहर जियांगशू, जो अब सरपेंट ऑफ डार्क डिके का वाहन था, पूरी तरह से फंस चुका था। वर्ल्ड लॉ ने उसे सुनहरी रूनिक जंजीरों में जकड़ लिया था। ये कैसे संभव है? इस ग्रह के नियम तो नष्ट हो चुके थे। सरपेंट चिल्लाया। तभी लुतियान की आवाज गूंजी, लगता है हमने तुम्हें फंसा ही लिया, नन्ही छिपकली। भाग्य बनाम क्षय, फेट वीज डिके। लुतियान ने जियांगशू के चेहरे पर एक भीषण मुक्का जड़ा, जिससे उसकी खोपड़ी अंदर की ओर धंस गई। जियांगशू ने अपनी पूरी शक्ति से डोमेन ऑफ डिके, क्षय का क्षेत्र फैलाया, जो किसी भी जीवित वस्तु को पल भर में सड़ा सकता था। लेकिन लुतियान अब पहले जैसा नहीं था। उसके हाथ में एक नई तलवार चमक रही थी, जो चांदी की नेबुलर की तरह दिख रही थी। सितारों की धार। लुतियान ने एक प्रहार किया जिसने जियांगशू के अंधेरे ढाल को 2 हिस्सों में चीर दिया और उसका दाहिना हाथ काट दिया। सरपेंट दर्द से कराह उठा, तुम मेरे क्षय के क्षेत्र से कैसे बच गए? तुम्हारा शरीर अब तक सड़ जाना चाहिए था। लुतियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम क्षय को नियंत्रित कर सकते हो तो मैं भाग्य को नियंत्रित कर सकता हूँ। यह एक ट्रेड सीक्रेट व्यापारिक रहस्य है। सरपेंट का निष्कासन। तभी आसमान से रेलगन्स की गोलाबारी हुई, जिसने उस पूरे इलाके को राख में बदल दिया। जियांगशू का शरीर बार बार पुनर्निर्मित हो रहा था, लेकिन वह कमजोर पड़ता जा रहा था। अंत में वह अपने सामान्य मानवीय रूप में वापस आ गया। तभी जियांगशू के शरीर से एक काला सर्प, डार्क सर्पेंट, बाहर निकला और तेजी से अंतरिक्ष की ओर भागने की कोशिश करने लगा। वह अपनी चेतना को बचाकर भागना चाहता था। लुतियान ने अपने 10,000 डेस्टिनी पॉइंट्स और हजारों फॉर्चून पॉइंट्स का उपयोग कर थ्रोन ऑफ फेट और व्हील ऑफ फॉर्चून की वास्तविक शक्तियों को सक्रिय किया। उसने जियांगशू पर दुर्भाग्य का अभिशाप डाला और भाग्य की डोर को बदलकर खुद को जियांगशू के विनाशकारी क्षेत्र डोमेन से सुरक्षित कर लिया। इधर एशले और एवेंजेलिन ने बलि के स्तंभों को नष्ट कर दिया, जिससे सरपेंट को मिलने वाली जीवन शक्ति रुक गई। जियांगशू के शरीर की पुनर्जीवन शक्ति रीजेनरेशन धीमी पड़ गई और रेलगन्स की बमबारी ने उसकी चेतना को शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। सितारों का पिंजरा और वर्ल्ड लॉ का खेल। जैसे ही सरपेंट की चेतना भागने लगी, लुतियान ने अपनी नई जादुई तलवार से प्रहार किया। स्टार स्वॉर्ड प्रिजन। नीले आकाश और आकाशगंगा की चमक वाली उस तलवार ने सरपेंट को एक चमकीले पिंजरे में कैद कर लिया। अचानक सरपेंट खौफ से चीख उठा, मेरा दिव्य शरीर कहाँ है? मेरा असली शरीर? वर्ल्ड लॉ की आवाज गूंजी, वह अब मेरा है। लुतियान और पूरी दुनिया ने देखा कि प्लेनेट गया का आसमान बदलने लगा। बरसों से छाया रहने वाला धुंधला नारंगी और मटमैला रंग गायब हो गया और उसकी जगह नीला आसमान और चमकता हुआ सूरज उभर आया। हवा साफ हो गई और सारा विकिरण रेडिएशन एक विशाल सुनहरी हथेली में सिमट गया। अंतिम प्रहार और पुनर्जन्म। वर्ल्ड लॉ ने उस विशाल हथेली से सरपेंट की चेतना को कुचल दिया। मरते मरते सरपेंट ने लुतियान पर एक आत्मघाती काली किरण छोड़ी। लुतियान ने टेलीपोर्ट होकर खुद को बचाया, लेकिन उस काली ऊर्जा के एक हिस्से ने उसके अंगों को लगभग गला दिया। लुतियान ने ग्रेट याओ सप्रेसिंग आर्ट और चाओटिक फ्लावर की ऊर्जा का उपयोग कर अपने शरीर को बार बार तोड़ा और फिर से बनाया। इस खौफनाक प्रक्रिया के बाद उसका शारीरिक स्तर एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। मोनार्क ऑफ हेवनली फॉर्चून का उदय। वर्ल्ड लॉ ने सरपेंट के असली शरीर, जो अंतरिक्ष में एक विशाल कनखजूरे जैसा था, को जकड़ लिया और सोख लिया। वादे के मुताबिक लुतियान को 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ डिविनिटी, दिव्यखंड और सरपेंट के खजाने प्राप्त हुए। उस ऐतिहासिक दिन प्लेनेट गया के हर नागरिक ने आसमान में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक दिव्य सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी, जिसकी आंखों से सतरंगी रोशनी निकल रही थी। उसके पीछे भाग्य का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक दिव्य प्रभामंडल की तरह घूम रहा था। लोगों ने पहचान लिया कि यह वही रक्षक है जिसकी वे प्रतीक्षा कर रहे थे। मोनार्क ऑफ हेवनली फॉर्चून, द मोनार्क ऑफ हेवंस फॉर्चून। सिस्टम की गूंज लुतियान के कानों में बज रही थी। शॉट्स ऑफ डिविनिटी, दिव्यखंड भारी मात्रा में। लोगों की आस्था, फेथ और एक देवता के शरीर के अवशेषों को सोखने के बाद हेवनली फॉर्चून सिस्टम अपने विकास के अगले चरण में पहुंच गया था। जब लुतियान की आंखें खुली तो उसने खुद को सुनहरे बादलों के एक अनंत संसार में पाया। वह पूरी तरह नग्न था और उसे महसूस हुआ कि कोई कोमल दिव्य शक्ति उसे घेरे हुए है। ये वर्ल्ड लॉ, विश्व का नियम थी, जो अब एक स्पष्ट स्त्री चेतना के रूप में उसके सामने थी। देवताओं का पदानुक्रम और अतीत का सच। वर्ल्ड लॉ ने उसे देवताओं के 5 स्तरों के बारे में बताया। नेसेंट डिविनिटीज, असेंडेंट डिविनिटीज, ट्रू डीटीज, नेबुलस स्टार्स, पैरागन कॉन्स्टेलेशंस। उसने खुलासा किया कि जिस एलिमेंटल स्पिरिट किंग के अवशेष प्लैनेट गया पर गिरे थे, वह एक असेंडेंट डिविनिटी था। उसे किसी और शक्तिशाली सत्ता ने घायल किया था और भागते समय सरपेंट ऑफ डार्क डिके ने उस पर हमला किया था। प्लैनेट गया के वर्ल्ड लॉ ने स्पिरिट किंग के साथ मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाया था, जिसके कारण वह खुद कमजोर पड़ गई थी। लुतियान द्वारा बोए गए बीजों ने उसे फिर से शक्ति दी ताकि वह उस कवच को हटाकर बाहरी देवता को कुचल सके। रेन जिंक्शन और विदाई। बातचीत के अंत में वर्ल्ड लॉ ने लुतियान को एक ऐसे नाम से पुकारा जिसने उसके दिमाग में धमाका कर दिया, रेन जिंक्शन।
लुतियान के दिमाग में हजारों जन्मों की धुंधली यादें कौंध गईं, पर वह उन्हें जोड़ नहीं पाया। वर्ल्ड ने बताया कि अब वह एक लंबी नींद स्लंबर में जा रही है क्योंकि उसने बहुत अधिक ऊर्जा सोख ली है। उसने लुतियान को चेतावनी दी कि वह ब्रह्मांड के सबसे स्वादिष्ट शिकार बढ़ती दिव्य शक्ति के कारण में से एक बन गया है और उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। सिस्टम की नई शक्तियां और गॉड स्पेस। जैसे ही लुतियान गॉड स्पेस में वापस आया, सू किंगयाओ ने उसे नई उपलब्धियों की बधाई दी। सिस्टम के विकास से अब लुतियान अपनी शारीरिक देह के साथ सीधे गॉड स्पेस में आ जा सकता है। वस्तुओं का तुरंत निर्माण इंस्टेंट क्राफ्टिंग कर सकता है। टेलीपोर्टेशन की शक्ति अब और भी सटीक हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण, वह अब अधिकतम 10 लोगों को अपने साथ गॉड स्पेस में ला सकता है। इसका मतलब था कि वह प्लेनेट गया की अपनी पत्नियों किन शियू, मिंग यू, एशले, इवेंजेलिन को अपनी असली दुनिया में ले जा सकता था। निष्कर्ष, असली दुनिया की ओर। लुतियान ने एक लंबी सांस ली। प्लेनेट गया अब सुरक्षित था और वहां नीला आसमान वापस आ गया था। लेकिन उसकी असली दुनिया ब्लू क्लाउड स्टार में अभी भी सन खानदान और रूई कॉर्पोरेशन जैसे दुश्मन मौजूद थे। अब समय आ गया है घर लौटने का और उन लोगों का हिसाब चुकता करने का जिन्होंने जुन खानदान को मिटाने की कोशिश की। लुतियान ने अपनी जादुई तलवार म्यान में डाली और वापसी के पोर्टल की ओर कदम बढ़ा दिए। लुतियान अब गॉड स्पेस में अपनी शारीरिक देह के साथ प्रवेश कर सकता था। हालांकि वह वहां केवल 12 घंटे, बाहरी दुनिया के 2 घंटे ही रुक सकता था, लेकिन यह उसे लगभग अजेय बना देता था। इसके अलावा सिस्टम के विकास से अब उसकी टेलीपोर्टेशन और भाग्य नियंत्रण की शक्तियां चरम पर पहुंच गई थीं। सू किंगयाओ का नया शरीर, एक वादा पूरा हुआ। लुतियान ने एलिमेंटल स्पिरिट किंग के दिव्य कोर एलिमेंटल कोर का उपयोग खुद के बजाय सू किंगयाओ के लिए करने का फैसला किया। उसने जड़ी बूटियों और दिव्य ऊर्जा की मदद से सू किंगयाओ को एक वास्तविक शरीर देने की प्रक्रिया शुरू की। तुम मेरी पहली पसंद हो किंगयाओ, मैं चाहता हूं कि तुम असली दुनिया को अपनी आंखों से देखो, लुतियान ने उसे गले लगाते हुए कहा। सू किंगयाओ भावुक हो गई और उसने कोर को रिफाइन करने के लिए कुछ समय के लिए एकांतवास में जाने का निर्णय लिया। प्लेनेट गया का उद्धार और विदाई। बाहर एशले और इवेंजेलिन लुतियान को ढूंढ रही थीं। जब लुतियान प्रकट हुआ तो दोनों बहनों ने उसे गले लगा लिया। प्लेनेट गया का आसमान अब साफ नीला था, हवा शुद्ध थी और पानी पीने योग्य। जियांगशू के सर्वाइवर्स गार्डन का अंत हो चुका था, लेकिन जियांगशू की लाश कहीं नहीं मिली, केवल उसकी टूटी हुई अंगूठी मिली जिसे लुतियान ने रिफाइन कर लिया। लुतियान ने घोषणा की कि अब इस ग्रह के पुनर्निर्माण का समय आ गया है। असली दुनिया में वापसी, स्वर्ग का आगमन। लुतियान ने वर्ल्ड लॉ की मदद से एक विशाल पोर्टल खोला और अपने 700 चुनिंदा लोगों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और योद्धाओं को दक्षिणी द्वीप राष्ट्र सदर्न आइलैंड नेशन ले आया। वांग यी और उसके आदमी ये देखकर दंग रह गए कि आसमान फट गया और बिजली की कड़क के साथ लुतियान अपनी सुंदरियों और एक पूरी फौज के साथ प्रकट हुआ। लुतियान ने वांग यी को आदेश दिया, इन लोगों की पहचान बनाओ और इन्हें इस दुनिया के तौर तरीके सिखाओ। ये अब हमारे नए साम्राज्य की नींव हैं। जियांगशू का काला साया। कहानी के अंत में एक अज्ञात और वीरान जगह पर एक अधमरा इंसान रेंगता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर सड़ा हुआ था और आंखों में प्रतिशोध की आग थी। जियांगशू अभी मरा नहीं था। मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके हाथ में काली लपटें भड़कीं। जियांगशू के भीतर अभी भी उस बाहरी देवता का एक अंश बचा था। लुतियान ने प्लेनेट गया पर एक गिरे हुए नायक और एक बाहरी देवता आउटर डेटी को धूल चटाने के बाद अपनी असली दुनिया में कदम रखा। हालांकि वहां केवल एक दिन बीता था, पर लुतियान की शक्तियां अब एक नए स्तर पर थीं। उसने दक्षिणी द्वीप राष्ट्र सदर्न आइलैंड नेशन में अपने वफादार अनुयायियों, जिनमें वैज्ञानिक, योद्धा और सुंदरियां शामिल थीं, को स्थापित किया ताकि वे इस आधुनिक दुनिया के अभ्यस्त हो सकें। सुंदरियों की नोकझोंक और वफादारी। लुतियान ने किन शियू, एशले, मिंग यू, एस्टर और इवेंजेलिन को दक्षिणी द्वीप राष्ट्र में आराम करने और नई दुनिया को समझने के लिए छोड़ दिया। विदाई के समय लड़कियों के बीच उसे पाने की होड़ मच गई। किन शियू ने बोल्ड होकर उसे गले लगाया और जीत का जश्न मनाने की इच्छा जताई। एशले ने मिंग यू की तरफ से पक्ष रखा, जबकि मिंग यू शर्म से लाल हो गई। एस्टर ने अपनी मदहोश करने वाली अदाओं से लुतियान का ध्यान खींचना चाहा। इवेंजेलिन सेंटिस्ट ने प्रभु की सेवा को अपना दिव्य कर्तव्य बताया, जिसे एस्टर ने बिस्तर पर जाने की इच्छा कहकर चिढ़ाया। वापसी और 3 रानियों का सामना। लुतियान ने 30,000 फॉर्चून पॉइंट्स खर्च किए और पलक झपकते ही जिया देश शिया कंट्री में मू यूनियन के घर टेलीपोर्ट हो गया। वहां उसने देखा कि लिन रोक्सी खाना बना रही थी, जबकि ली यूलिंग और मू यूनियन बातें कर रही थीं। लुतियान के वापस आने पर खुशी तो हुई, पर माहौल जल्द ही गंभीर हो गया। तीनों लड़कियों ने लुतियान को घेर लिया और लिन रोक्सी के साथ उसके गुप्त रिश्ते पर सवाल दागे। लुतियान ने बिना डरे सब कुछ सच सच बता दिया, कैसे उसने रोक्सी की मदद की और कैसे वे एक दूसरे के करीब आए। उसने साफ कह दिया, मैं अपनी हर प्रेमिका को खुश रखूंगा। तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी इस चीजी और दृढ़ घोषणा पर लड़कियां हंस पड़ीं और उसे स्वीकार कर लिया। सन खानदान का पतन और नया राज। लुतियान ने जाना कि सन खानदान के पतन के बाद ली फार्मास्यूटिकल्स और युआन मेडिसिनल हॉल ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। सन खानदान द्वारा किए गए अमानवीय प्रयोगों की खबरें फैलने से जनता की सहानुभूति उनके प्रति खत्म हो गई है। ये सब लुतियान की सोची समझी चाल का हिस्सा था। अगला बड़ा सरप्राइज, जून रोंगवा। अध्याय के अंत में दृश्य एक ऐसी रहस्यमयी महिला की ओर मुड़ता है जो विदेश में एक आलीशान ऑफिस में बैठी है। वह कोई और नहीं, लुतियान की बड़ी बहन जून रोंगवा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूई कॉर्पोरेशन की कमर तोड़ दी है। वह अपने भाई श्याओ जुन से मिलने के लिए बेताब है।
उसी समय लुतियान जब अपने घर वापस आता है तो वह हैरान रह जाता है। वहाँ लुओ बिंग्यू, चाई निंगजू और जी यानरू पहले से ही सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थीं। अरे बाप रे, यहाँ क्या हो रहा है? लुतियान के पसीने छूट गए। जुनविला के सोफे पर तनाव का माहौल था। लुतियान की मंगेतर जी यानरू के सामने दो और सुंदरियां बैठी थीं। लुओ बिंग्यू ने मुस्कुराते हुए खुद को एक नई पड़ोसी और बिजनेस वुमन के रूप में पेश किया। वहीं पुलिस ऑफिसर चाई निंगजू ने तंज कसते हुए लुओ बिंग्यू के नाइट क्लब बिजनेस और उसके श्रोत चतुर होने की ओर इशारा किया। लुतियान के पसीने छूट रहे थे। चाई निंगजू उसकी पड़ोसी पहले से थी और अब लुओ बिंग्यू ने भी बगल वाला विला खरीद लिया था। यानरू अपनी यिन यांग डिवाइन आइज से सब देख रही थी, पर वह शांत रही। कुकिंग डिप्लोमेसी, स्वाद का जादू। माहौल को हल्का करने के लिए लुतियान किचन में भागा और अपनी जादुई कुकिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। जैसे ही टेबल पर लजीज पकवान सजे, तीनों महिलाओं का गुस्सा भूख में बदल गया। लुओ बिंग्यू और चाई निंगजू ने लुतियान के खाने की जमकर तारीफ की। यानरू ने पहले तो नखरे दिखाए, पर खाने की खुशबू से वह भी खुद को रोक नहीं पाए। टेबल के नीचे लुओ बिंग्यू अपने पैर से लुतियान की जांघों को सहलाकर उसे चिढ़ा रही थी, जिसे देखकर यानरू मन ही मन झुंझला उठी। बेशर्म औरत, इसे एक पल के लिए तो छोड़ दो। गोल्डन मार्शल ऑर्डर और नया सम्मान। खाना खत्म होने के बाद लुओ बिंग्यू चली गई। चाई निंगजू ने लुतियान को एक बड़ा तोहफा दिया, गोल्डन मार्शल ऑर्डर। गोल्डन मार्शल ऑर्डर, ये सम्मान उसे शॉपिंग टावर में लोगों की जान बचाने और चाई युलेई निंगजू के भाई की मदद करने के लिए सरकार और ट्रू मार्शल ऑर्डर की ओर से दिया गया था। इस पिन के साथ लुतियान अब मार्शल आर्ट्स की दुनिया के उच्च स्तर के सदस्यों में गिना जाएगा और उसे दुर्लभ सरकारी संसाधन भी मिल सकेंगे। चाई निंगजू ने यह भी बताया कि सरकार ने इंटरनेट से उसके लड़ाई वाले सारे वीडियो हटा दिए हैं ताकि उसकी स्काई फायर ग्रुप के चेयरमैन वाली छवि सुरक्षित रहे। यानरू का गुस्सा और लुतियान का प्यार। सबके जाने के बाद यानरू गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ी। उसने लुतियान से कहा, जाओ अपनी दूसरी औरतों के साथ सो, मेरे पास क्यों आए हो? लुतियान ने मुस्कुराते हुए उसे पीछे से गले लगा लिया और उसे एक गहरा चुंबन दिया। क्योंकि आज रात मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। यानरू का विरोध धीमा पड़ गया और वह लुतियान की बाहों में पिघल गई। रात भर चले रोमांस के दौर ने यानरू की सारी नाराजगी को प्यार में बदल दिया। रात भर के घमासान रोमांस के बाद जी यानरू की आंखें खुलीं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि लुतियान ने बिना उसे बताए शॉपिंग टावर में इतनी बड़ी जंग लड़ी। उसने लुतियान को मीठी बातों का उस्ताद कहते हुए माफ कर दिया। लुतियान ने भी उसे खुश करने के लिए पूरी रात उसके नखरे सहे। सुबह उठते ही दोनों के बीच फिर से प्यार भरी शरारतें हुईं। यानरू ने लुतियान को चिढ़ाते हुए कहा कि उसे शांत करने के लिए उसके पास और भी विकल्प हैं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए इस हार को स्वीकार किया और नाश्ते के लिए किचन की ओर बढ़ गया। अचानक वेकेशन का प्लान। नाश्ते के बाद लुतियान को ली यूलिंग का मैसेज मिला। उसे याद आया कि उसने यूलिंग, मुयोनयुन और लिन रोक्सी को साथ समय बिताने का वादा किया था। लुतियान ने तुरंत सबको एयरपोर्ट बुलाया। यूलिंग और यूनयुन हैरान थी कि अचानक ये ट्रिप कहाँ के लिए है। टीचर लिन रोक्सी तो और भी परेशान थी। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मेरी यूनिवर्सिटी में क्लासेज हैं। लुतियान ने शरारत से कहा, फिक्र मत करो रोक्सी, मैं डीन से बात कर लूंगा। लुतियान ने घोषणा की कि वे दक्षिणी द्वीप राष्ट्र जा रहे हैं। रोक्सी को वहां की सुरक्षा की चिंता थी, पर लुतियान ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वहां सब शांत है। असल में वह पूरा देश अब लुतियान के स्काई फायर ग्रुप की मुट्ठी में था। नाइट शैडो, एक शाही सवारी। जब वे रनवे पर पहुंचे तो तीनों लड़कियों के होश उड़ गए। उनके सामने नाइट शैडो खड़ा था, एक ऐसा विमान जो किसी साई-फाई फिल्म से निकला हुआ लग रहा था। इसकी काली धात्विक बॉडी और सुनहरी नियॉन पट्टियां उसे दुनिया का सबसे अनोखा जेट बना रही थीं। लुतियान ने मुस्कुराते हुए शीजेन एआई को उड़ान भरने का आदेश दिया। दक्षिणी द्वीप पर आगमन। मात्र 1 घंटे के भीतर वे दक्षिणी द्वीप राष्ट्र पहुंच गए। यूलिंग और यूनयुन को यकीन ही नहीं हुआ कि वे इतनी जल्दी एक देश से दूसरे देश पहुंच गए। एक खूबसूरत टीचर और उसकी 2 जवान छात्राएं, और साथ में लुतियान जैसा रंगीन मिजाज युवा। इस वेकेशन पर अब क्या गुल खिलेंगे। आपको इस उपन्यास की कहानी कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे ही शानदार उपन्यास लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।